मैं बाजीराव बल्लाळ स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र अपने को पेशवा पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। जब चारों तरफ कुछ नहीं है सिर्फ धोरों के अलावा और अचानक आप टीवी देखते हो जिसमें एक अलग दुनिया दिखती है, आपको अलग तरह के लोग दिखते हैं, तो वो आपको काफ़ी फैसिनेट करते हैं कि वाह यार ये क्या है। वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ कि थिएटर में जाना है? किससे बात की? किसी दोस्त ने इन्फ्लुएंस किया या फिर सीधा आप चले गए कि थिएटर अब परफॉर्म करना है? तो हम लोग गए वहाँ पे, हमने ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, टेस्ट 5-10 बार ऐसे टेस्ट हुआ, उसके बाद फाइनलाइज हुआ। उन्होंने बोला कम टू मुंबई। मैंने कहा ओके। ये मुंबई तो क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों ने फिर सपोर्ट किया या? हाँ, फैमिली वालों ने ये बोला कि अब भाई तेरे को मूवी मिल गई है तो कर ले, और क्या, अब हमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, खुश हुए फिर? मेरा तो इतना था नहीं कभी फैमिली को बताने का, और जो थिएटर था वो एज एन मेरा मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं रही हमेशा। हाँ, अच्छा लगता है इसलिए आप प्ले देखने जा रहे हो। अच्छा, एक बात कही जाती है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आपके पीछे किसी औरत का हाथ है? ऐसे तो क्या ही कहूँ यार। कह दो। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मैं जिस बैकग्राउंड है मेरा, जैसे बाड़मेर है, वहाँ बहुत कम लोग हैं जो सिनेमा को लेकर सोचते होंगे, तो उनमें से मैं हूँ। आज मेरे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो क्या डिफरेंस है थिएटर में एंड बॉलीवुड में? देखो, थिएटर है ना, थिएटर का मतलब होता है कि आप लर्निंग स्टेज में हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ओवर द टाइम पीरियड थिएटर कर रहे हो तो नहीं। जब आप सिनेमा में जाने का सोचते हो तो आपको हर कोई एडवाइस करेगा कि आप थिएटर ज्वाइन करो। अच्छा, मूवी रिलीज हो चुकी है, 1 जनवरी को मूवी आ चुकी है जी। तो कभी किसी ने, क्योंकि हम देखते हैं कि रिश्तेदार बड़ी अंगुली करते हैं कि बुला लो, बॉलीवुड में कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ जाती है कि बॉलीवुड में आपकी शुरुआत मतलब कहाँ से ऑडिशन आपने दिए, या फिर कहाँ से आपको मिला कि अभी यहाँ पे ऑडिशन होने वाले हैं, इस फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है, और क्या जर्नी थी वो? एज एन एक्टर आपके सामने ये नहीं होता कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। वो डायरेक्टर की या वो कास्टिंग डायरेक्टर की डिमांड है कि उसको कैसा इंसान चाहिए, जो उसका चाहिए, जो उसका क्राइटेरिया है, उसमें मैं क्या थोड़ा बहुत ऐसे फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, क्या जो उसकी जो डिमांड है उसके कैरेक्टर की। क्योंकि एज एन डायरेक्टर उसके दिमाग में पूरी स्टोरी होती है। मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है एक पर्टिकुलर फिल्म में, लेकिन एज एन डायरेक्टर आप अगर सोचोगे तो उसके दिमाग में हर एक मोमेंट पे एक स्टोरी जैसे चल रही है कि इस मोमेंट पे इस कैरेक्टर से ये लिंक होगा, फिर ये जो मेरा मेन कैरेक्टर वो आगे जाएगा वो उससे कनेक्ट होगा, तो स्टोरी कनेक्शन के हिसाब से चलती है। अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था आपका? मेरी बहन और मेरे दोस्त। अच्छा, लुक्स का कितना फर्क पड़ता है? और सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे लगता है यही है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता लोगों को, हर एक लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो समझदार हो, चाहे वो कम समझदार हो, चाहे लंबा गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना समय लगा आपको, कितने दिन आपको मुंबई में रहना पड़ा शूट के लिए? हमारे कैरेक्टर्स है वो टैंक के अराउंड उनकी स्टोरी चलती है। जो मेन कैरेक्टर है अरुण खेत्रपाल, वो भी एक टैंक मैन थे। तो हम सभी अहमदनगर गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, गए आप जब बॉलीवुड में, फर्स्ट डे आपका कैसा रहा? नर्वस थे या प्रिपेयर थे? नहीं, ऐसे नर्वस तो नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड था इन सारी चीज़ों के लिए। बट अगर आप ऑडियंस सोच रहे हैं कि एक्टिंग में है तो पढ़ाई में एक्टिव नहीं होंगे, आप एक बार बता दीजिए अपनी पढ़ाई के बारे में भी। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन की थी साइंस के अंदर, बीएससी महाराजा कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट एमए किया था और फिर मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक किया था और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी। थिएटर आपने शुरू किया, क्या क्या स्ट्रगल्स एक्टिंग करिएगी तो कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देता हूँ? क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें शुरू के दिनों में, जो कि ऑब्वियस है हर किसी के साथ होता है, कुछ चीज़ें मुश्किल लगती है तो हम सोचते हैं कि ठीक है वही स्विच कर लेते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा कौन सा सेगमेंट था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई? जब आप अवेयर होते हो चीज़ों के, आप ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते, आप कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते, क्या इसमें आगे जाके क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप करते जाते हो, आप सोचते नहीं हो, आपको चीज़ों में मज़ा आता है, आपके दोस्त भी वैसे ही हैं। तो बॉलीवुड में आपने काम कर लिया, एक्सपीरियंस आपने अगस्त्य नंदा जो लीड रोल में, उनके साथ काम किया। धर्मेंद्र जी भी उनके शायद पिता का रोल इसमें निभा रहे हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक बार आप किसी मूवी सेट पर हो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये बता दो कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पार्टनर में, आगे क्या सीख करते हैं, या फैमिली की चॉइस? फैमिली की तो चॉइस ही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? और तक क्या, कैसा क्या माहौल है घर में?
मेरा एक छोटा सा गांव है और जिसमें 50-100 घर हैं और सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हम लोगों को धाटी बुलाते हैं। मैं अपना सरनेम धाटी लगाता हूँ। धाटी लगाने के पीछे वजह ये है कि उधर जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच का बॉर्डर के आसपास का एरिया है, वहाँ के लोगों को ऐसे धाटी बुलाते हैं। और क्या बुलाते हैं दोस्त लोग? और दोस्त लोग तो किस तरह का रिस्क लेंगे आगे? मैं आगे का रिस्क यही लूँगा कि जब जो दिल करेगा वो करूँगा। चाहे मुझे एक्टिंग करनी हो तो एक्टिंग करूँगा, घूमना हुआ तो घूमूंगा। अच्छा, मुंबई का जो कल्चर है और बाड़मेर के कल्चर में ऑफ कोर्स बहुत मेजर डिफरेंस है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? वहाँ पर आप देखोगे हमारे इधर तो जैसे गाँव में घर है, छोटे छोटे घर है, खुले खुले मकान है। अगर कोई एक कमरा बनाएगा तो वो भी डिफरेंट कमरे बनाएंगे। वहाँ आप देखोगे तो बड़ी बड़ी इमारतें, लोग भी ऐसे सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। अच्छा, फेवरेट गाना कौन सा है? सिंगर का तो बोलूँगा नहीं। नहीं बोलो, फिर हम आपसे गाना भी गवा लेंगे। सिंगर का नहीं बोलो। नहीं, सिंगर विंगर का मुझे ऐसा शौक नहीं है। क्योंकि बाड़मेर का और राजस्थान का खाना बिल्कुल ही अलग हो जाता है, क्यूजीन अलग हो जाता है। मिस करते हैं खाना? ऑफ कोर्स यार, कौन मिस नहीं करता घर का खाना। अच्छा, बाड़मेर में क्या खाना पसंद करते हैं? बाड़मेर में कचौड़ी, आई थिंक। कचौरी? हाँ, कचौड़ी। को क्या क्या सीखना पड़ा बेसिकली? क्योंकि आपने बोला कि आप आर्मी कैंप्स में गए, ट्रेनिंग ली। जी। वहाँ पे क्या मुश्किल लगा? उनकी लाइफ कैसे इंस्पायर करती है? एक आर्मी मैन की लाइफ आप कैसे देखते हैं? सेक्रीफाइस कितनी बड़ी चीज़ है जब आप फैमिली को छोड़ के आप देश के लिए इतना कुछ करते हो। रोल हम अमिताभ बच्चन को दें, एक हम धर्मेंद्र जी को दें, तो वो अपने अपने अंदाज में करेंगे। सबका अपना स्टाइल होता है। जब आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने अपनी तरफ से कुछ चेंज किया कि कुछ राजस्थानी एक्सेंट ला दिया हो, थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज कर दिए हो? आपके लिए कोई चिट्ठी आई फिल्म में? हाँ, फिल्म में मेरे लिए चिट्ठी आती है और फिल्म में मैं मैरिड भी हूँ। तो क्या सोच रहे हैं घर वाले कि टीचर बनाएंगे या हीरो? चारों तरफ एनवायरनमेंट देखोगे, कोई सिक्योर नहीं है। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी ढूंढते हैं तो अपन अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसको अपने खुद को भी क्रॉस करना अपने लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी फार्मिंग वगैरह की आपने? नहीं, मैंने इतनी फार्मिंग नहीं की। मम्मी बना के क्या खिलाती है? मम्मी तो हमारे उधर की जो सब्जियां हैं वही बनाती है। अच्छा, एक्टिंग और पढ़ाई में भी आप एक्टिव हैं। इसके अलावा क्या हॉबीज है? क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में? मैं एक्टिंग से पहले बॉक्सिंग करता था। दैट्स इंटरेस्टिंग। इस टूर्नामेंट्स भी किया आपने बॉक्सिंग में? हाँ, नहीं, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट ही था और लास्ट हो गया। इसका रीजन? सीधा क्वेश्चन, कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं अगर इन फ्यूचर में कभी किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहूँ तो आई थिंक दीपिका पादुकोण। रीजन क्या बता, यहीं से दीपिका जी देख लेंगे, आ जाओ। आई थिंक मैं कह सकता हूँ रणवीर और दीपिका ना। कपल चूज कर लिया ना। बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो अभी एक मुद्दा बड़ा गर्म चल रहा था कि आउटसाइडर्स को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ आपको लगा, कभी फील हुआ? तो एक एक्टर डांस वगैरह में भी बड़ा एंगेज्ड होता है कि ऐसा बोला जाता है कि एक्टर है तो डांस भी होता है। आपने सीखा कभी डांस वगैरह? ओके, खाना वाना बनाते हैं, कुकिंग वगैरह का शौक है आपको? हाँ, मुझे ऐसे खाना बनाना आता है। मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। अच्छा, कभी लव एंगल या कोई लव स्टोरी में उसमें इंटरेस्टेड है? लव स्टोरी में नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और आज इस नए एपिसोड में, इस नए पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे। बाड़मेर के चौहटन से निकला एक लड़का जिसने बॉलीवुड तक का सफर तय किया। आज हमारे साथ है महिपाल धाटी जी, जिन्होंने अभी हालिया में 1 जनवरी को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है 21। उसमें एक किरदार निभाया है और अपना डेब्यू भी बॉलीवुड में कर लिया है, यानी कि अपनी एंट्री भी यहाँ पर इंश्योर कर ली है। क्योंकि ये राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैं, तो इनकी कहानी अपने आप में खास हो जाती है। आज हम इनसे बात करेंगे कैसा इनका सफ़र रहा, क्यों इन्होंने एक्टिंग करियर को ही चुना और बॉलीवुड में जाने के बाद इनका कैसा एक्सपीरियंस है उस पर भी बात करेंगे। पहले तो महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द खटक पर। और उसके बाद मैं आपको बधाई दूंगी कि बॉलीवुड में आपने डेब्यू कर लिया और बहुत अच्छा काम आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशीला जी, और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अशोक भाई को भी इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने यहाँ खटक में प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा, शुरुआत करेंगे कि कहाँ से आपको, पहले यही मेरा क्वेश्चन रहेगा कि एक्टिंग को ही क्यों चुना, कि एक्टिंग में ही जाना है। उसके बाद हम सफ़र पे भी आएंगे, शुरुआत पे भी आएंगे, लेकिन पहले ये क्यूरियोसिटी आ जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में था तो लाइक किसी इंडिविजुअल की आप बॉडी देखते हो, आप उसको इंटीमेट करते हो, समझ रहे हो, आप उन चीज़ों को ध्यान से देखते हो कि वो किस तरह कर रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, और ओवर द टाइम पीरियड फिर आप सिनेमा में कैसे जाते हो, आप मूवीज़ देखते हो। अब जैसे बचपन की बात करूँ तो जनरली एज एन, जैसे मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, हमारे वहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो गांव में 1-2 टीवी हुआ करते थे, वहीं से रोचकता होती है, क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट के सराउंडेड हो जब चारों तरफ कुछ नहीं है सिर्फ धोरों के अलावा, और अचानक आप टीवी देखते हो जिसमें एक अलग दुनिया दिखती है, आपको अलग तरह के लोग दिखते हैं, तो वो आपको काफ़ी फैसिनेट करते हैं कि वाह यार ये क्या है, तो आपको और दिलचस्पी होती है देखने की ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जब एजुकेशन के लिए बाहर निकले, पहले बाड़मेर आए, फिर जयपुर आए। जयपुर में मैंने आपको बताया मैं गोखले हॉस्टल में रहता था महाराजा कॉलेज में, तो उसके पीछे ही एक रविंद्र मंच हुआ करता था, वहाँ पे अक्सर प्ले हुआ करते थे उस टाइम। मेरे दोस्त थे वो, उन्होंने ऐसे ही एक दिन लेके गए, तो उसके बाद लगातार वहाँ से जर्नी शुरू हुई। ओवर द टाइम पीरियड नए लोग ऐड हुए लाइफ में, जो लिटरेचर से जुड़े हुए थे, साहित्य से, और उसके बाद साहित्य और सिनेमा की जर्नी छोटी सी शुरू हुई। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करी? मतलब आपने बोला कि आप पढ़ाई के लिए जयपुर आए थे, और उसके बाद वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ कि थिएटर में जाना है? किससे बात की, किसी दोस्त ने इन्फ्लुएंस किया, या फिर सीधा आप चले गए कि थिएटर अब परफॉर्म करना है? नहीं, मेरा कभी ऐसे डायरेक्ट कभी गोल नहीं था सिनेमा में जाने का, और ये मेरी पहली ही फिल्म है आपको बताऊं तो। इससे पहले मैंने प्लेस किए हैं, मेरे दोस्त वगैरह के साथ मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ सिनेमा को लेकर, आर्ट को लेकर, जो मीडियम है आर्ट का सिनेमा में। शुरुआत की बात करूँ तो मेरे दोस्त हैं, जैसे विक्रम दोस्त है मेरा, उसने ही एक्चुअली में मुझे ऐसे थिएटर से इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद भोपाल सिंह है और दिग्पाल है, राजेंद्र है, इन लोगों ने समय समय पर लिटरेचर और सिनेमा से मुझे जोड़ा, और ये लोग काफ़ी नए लोगों से ऐड होते हैं। मैं इतना पर्सनली किसी के साथ इतना ऐसे एडजस्ट नहीं होता हूँ एक्सेप्ट माय फ्रेंड्स। फिर ये लोग नए लोगों से ऐड होते हैं जो लोग सिनेमा से, साहित्य से जुड़े होते हैं, और फिर मैं कभी उनसे मिलता हूँ, फिर एक नई जर्नी शुरू होती है ऐसे। अच्छा, कितना समय हो गया आपको अभी, लाइक थिएटर करते कितना समय हो गया? अगर थिएटर करने की बात करूं तो मुझे लगभग हो गए अब 3-4 साल, और ऐसे जुड़े होने के बाद तो मैं 2018-19 से जुड़ा हुआ हूं। खूब सारे मैंने प्लेस देखे, जयरंगम फेस्टिवल में या रविंद्र मंच पर खूब सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं। आप जवाहर कला केंद्र की बात कीजिए तो वहाँ पर खूब सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं, और वहाँ पर जयपुर में जो भी आर्टिस्ट हैं मोस्टली वहीं पर आते हैं। फिर आप आर्टिस्टों को देखते हो जो थिएटर प्रैक्टिशनर है या फिर जो थिएटर सिखाते हैं, जैसे मान लो साबिर खान है, साबिर सर है जो, तो आप धीरे धीरे चीज़ें ऐड करते जाते हो। इन्वायरमेंट जब आपके चारों तरफ वैसा होता है फिर आप लेट्स गो, यही सारी चीज़ें। अच्छा, 2018 में आपने शुरुआत की थी थिएटर की, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा था? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बाड़मेर से आप आते हैं और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और जाहिर सी बात है जिस जगह पर अगर रिसोर्सेज कम है, और इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन बट हमारी फैमिलीज़ का एक माइंडसेट होता है कि वो बॉलीवुड करियर ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, वो या तो आपको बहुत स्टेबल जॉब्स में रखेंगे। तो फैमिली वालों को कब आपने बताया कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, एक्टिंग लाइन में जाने का मेरा मन है? एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली को है ना, मतलब मुझे जब मूवी मिली है, मैं इस मूवी में काम करने लगा, उसके बाद ही मैंने बताया। उससे पहले ना तो उनको आइडिया था कि मैं ऐसा कुछ थिएटर वेटर भी करता हूँ, उनको लगता है था कि बस ये तो पढ़ाई कर रहा है, और हॉस्टल में रहता था तो फिर इतना ज़्यादा पूछते नहीं थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मूवी मिलने के बाद ही उनको बताया कि भाई ऐसे कोई एक फ़िल्म मिली है, उसमें काम कर रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने बताया कि वाह भाई ऐसा भी कुछ कर रहा है क्या। पर 5 साल अपने आप में बड़ा समय है, क्योंकि 2018 से लेके मूवी आपको, आपने बताया कि 2024 में आपने इस पे काम करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में आपको कंफर्मेशन हुआ होगा कि आप इस फिल्म में काम करने वाले हैं। तो 5 साल वो आपने नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं फैमिली वालों को डाउट हुआ कि क्या कर रहे हो या क्या करने वाले आगे, तो कैसे आपने मैनेज किया उसको? फैमिली का तो हमेशा एक ही रहता है कि आप पढ़ाई करो,
पढ़ाई से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में चले जाओ, आफ्टर ऑल उनका यही रहता है कि आप सिक्योरिटी वाले मामले में सेटल्ड हो जाओ। मेरा तो इतना था नहीं कभी फैमिली को बताने का, और जो थिएटर था वो एज एन मेरा मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं रही हमेशा। हाँ, अच्छा लगता है इसलिए आप प्ले देखने जा रहे हो, अच्छा लगता है आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है कि आप गोदान पढ़ रहे हो या बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ रहे हो, या आप ऐसे खूब सारी फिल्में हैं जैसे मान लो मार्टिन स्कोर्सेसे की फिल्में देख रहे हो, तो ये आपकी चॉइस है। आप इसको ऐसे पेशे के तौर पे मेरा ऐसा था नहीं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे जुड़ा, थोड़ी समझ विकसित हुई, फिर ये प्रोजेक्ट मिल गया। उसके बाद मेरे दोस्तों ने भी खूब सारी हेल्प की। उसके बाद मूवी में जो एक्टर्स थे उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर बॉम्बे जाना हुआ और वहाँ पर और जो काम की प्रक्रिया है उसके बारे में पता चला, क्या प्रोसेस है आगे का, फ्यूचर का, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या करना चाहिए, ये सारी अवेयरनेस धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड आई। अच्छा, आपने बोला कि एज एन हॉबी आपने स्टार्ट किया कि क्योंकि आपका कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था कि फिल्म में जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको पसंद था, आपने थिएटर्स देखे, आपने किताबें पढ़ी बहुत सारी। चलो, किताबों की बात हो गई है, तो फेवरेट राइटर कौन है आपके और क्यों? मैं अगर फेवरेट राइटर की बात करूं तो मुक्तिबोध मेरे फेवरेट राइटर हैं, और उनकी एक फेमस कविता है अंधेरे में, और वो भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो मुझे पाश बहुत पसंद है, मुझे धूमिल बहुत पसंद है। धूमिल की कविता है सड़क से लेकर संसद तक, 2 लाइन्स कविता की। सड़क से एग्जैक्टली उसका मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, एक रोटी है उनकी कविता। तो उनमें जो उनका जो रेजिस्टेंस है सोसाइटी का गवर्नमेंट के प्रति, वो है। मुझे इस तरह की जो रेजिस्टेंस है, जो क्रांतिकारी पोइट है, जो सेल्फ रेजिस्टेंस है, जो खुद के अंदर जिनकी भावना है कि खुद से लड़ाई है, उस तरह की जो पोइट्री है या जो लिटरेचर है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और सिनेमा की बात करूं तो सिनेमा में मुझे जो वेस्टर्न है, अपने हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, अपने यहाँ के भी बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अगर मैं फोटोग्राफ मूवी की बात करूँ तो वो काफ़ी ऐसे मुझे अच्छी लगती हैं। यही है, अब मिक्सचर है। आज के ज़माने में अगर अपन देखें तो अपना ऐसा कोई पर्टिकुलर एक सेगमेंट नहीं है कि आपको सिर्फ यही अच्छा लगता है। आपको हर एक चीज़ में से कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। अगर मूवी देखोगे तो आप मास सिनेमा में भी आपको ऐसी खूब सारी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगती हैं। वहीं अगर आप आर्ट फॉर्म की बात करोगे तो आर्ट सिनेमा में भी आपको खूब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपने बताया कि बुक्स आप पढ़ते रहते हैं और काफ़ी राइटर्स आपके जो है फेवरेट हैं जी। हम बात करते हैं कि आपने बोला कि आपने नहीं बताया फैमिली को, लेकिन जब 2024 में आपने मूवी की जो बताई कि कंफर्मेशन हो गई है मुंबई, तो क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों ने फिर सपोर्ट किया या? हाँ, फैमिली वालों ने ये बोला कि अब भाई तेरे को मूवी मिल गई है तो कर ले, और क्या, अब हमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, खुश हुए फिर? अब उनको लगा था कि भाई कुछ कर रहा है, पता नहीं, जैसे इतना मेरी फैमिली इतनी अवेयर नहीं है सिनेमा को लेकर, और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो भी लोग इतना अवेयर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेयर नहीं है, ऑफ कोर्स दे नो कि सिनेमा क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, बट उनको लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ना तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप अपने हमारे उधर सराउंडेड लोग देखोगे तो इतना है नहीं सिनेमा को लेकर, आर्ट को लेकर इतना अवेयर नहीं है लोग अवेयर है तो उनका मोस्टली जो जीवन जीने के लिए जो भी नौकरी वगैरह है उनको या फिर व्यवसाय को ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। तो उनका यही था, ठीक है फिल्म मिली। हालांकि मेरी बहन थी, वो बहुत खुश हुई, मेरी एक ही बहन है और बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट करती रहती है। उसको तो लगता है कि मैं ऐसे पहले से हीरो टाइप हूँ, लेकिन वो बहन है तो यकीनन उसका एक ऐसे मेरे प्रति प्रेम है। तो बस फैमिली में अगर मेरी बहन है तो वही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वाह वाह वाह, ये है वो है, तू कर देगा वो। एंड शायद उसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि यंग जनरेशन ज़्यादा अवेयर है बॉलीवुड को लेके, उनको पता है कि कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ प्लीज़, हाँ सॉरी, आप देखोगे जो यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया के थ्रू है या फिर एंटरटेनमेंट की मीडियम है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, सबसे अवेयर है। और अपन तो सारे पहले से ही अवेयर हैं कि भाई बॉलीवुड में क्या हो रहा है, ये क्या है, सिनेमा के आर्टिस्ट वगैरह को देखना, तो इसलिए हो सकता है मेरी बहन। अच्छा, कौन सी एज में आपने शुरू किया थिएटर और अभी क्या? अभी मैं हो गया हूँ 24-25 साल का, और 4-5 साल पहले लो तो 19-20 साल की उम्र में ऐसे शुरुआत की थी। अभी जर्नी है, देखो इट्स अ फर्स्ट स्टेज कि आपको एक मूवी मिली, आपको एक्सपोजर मिला,
आपको सिनेमा के लोगों से मिलने का मौका मिला, आपको उस प्रोसेस का पता चला, जो जनरली एज एन थिएटर आर्टिस्ट को जब तक क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपको बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। कई बार आप काम करते हो छोटे मोटे स्तर पर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक्सपोजर की बात करूं, आप पूरा तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको समझने का मौका मिलता है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हो। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मैं जिस बैकग्राउंड है मेरा, जैसे बाड़मेर है, वहाँ बहुत कम लोग हैं जो सिनेमा को लेकर सोचते होंगे, तो उनमें से मैं हूँ। आज मेरे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये मेरे लिए बड़ी बात। अच्छा, एक्सपोजर की आपने बात की है कि हाँ, आपने बोला भी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह जाते हो, जैसे आप बॉलीवुड में गए, तो एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि मैंने वहाँ भी एक्सपीरियंस लिया है। तो क्या डिफरेंस है थिएटर में एंड बॉलीवुड में? देखो, थिएटर है ना, थिएटर का मतलब होता है कि आप लर्निंग स्टेज में हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ओवर द टाइम पीरियड थिएटर कर रहे हो, तो नहीं। जब आप सिनेमा में जाने का सोचते हो तो आपको हर कोई एडवाइस करेगा कि आप थिएटर ज्वाइन करो। तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि थिएटर एक ऐसा फॉर्म है कि वही एक्चुअली में है जो आपको करना है। चाहे आपके सामने चाहे ऑडियंस बैठे हो, चाहे कैमरा बैठा हो, आपको परफॉर्म करना है। एज एन एक्टर आप परफॉर्मर हो। सो अब थिएटर करोगे तो आप लर्न करोगे कि बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, वॉइस के ऊपर कैसे काम करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे नहीं तब तक करोगे कैसे? अगर आप स्पोर्ट में हो तो डेफिनेटली आप सबसे पहले सीखने जाओगे। तो वही है, थिएटर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिनेमा और एक्टिंग। ठीक है, एक्सपोजर आपने ले लिया, बॉलीवुड की हमने बात कही। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ जाती है कि बॉलीवुड में आपकी शुरुआत मतलब कहाँ से ऑडिशन आपने दिए, या फिर कहाँ से आपको मिला कि अभी यहाँ पे ऑडिशन होने वाले हैं, इस फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है, और क्या जर्नी थी वो? एक्चुअली में मैं जब जेके के था तो मुझे पता था, मैं ऐसे अवेयर था इन सारी चीज़ों से कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो भी ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो मुझे पता, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा एंटी कास्टिंग का, एक कास्टिंग एजेंसी है मुंबई बेस्ड। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ऑडिशन अरेंज किए थे जयपुर के अंदर। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ, लेट्स गो फॉर द ऑडिशन। तो मैं वहाँ पे गया था। वो एक्चुअली में 2022 की बात है। तो एज एन आर्टिस्ट मेरा यही काम है कि ऑडिशन दे के आ जाओ और अपने काम में वापस मसरूफ़ हो जाओ। उसके लगभग 1-2 साल बाद वापस उन्होंने ऐसे जयपुर में कांटेक्ट किए, जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उनको अप्रोच किया कि हम वापस 21 के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं वो सभी एक पर्टिकुलर स्पेस पे हैं, वहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग गए वहाँ पे, हमने ऑडिशन दिया। उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, टेस्ट 5-10 बार ऐसे टेस्ट हुआ। उसके बाद फाइनलाइज हुआ, उन्होंने बोला कम टू मुंबई। मैंने कहा ओके। तो क्या रिएक्शन था फिर? नहीं, मैं बहुत खुश था। ये मेरे लाइफ का ऐसे प्रोजेक्ट था। और हमेशा से आप जब सिनेमा देखते हो, आप सिनेमा में जब खूब सारे ऐसे कैरेक्टर को देखते हो और आपको जो पता चलता है कि आप भी सिनेमा के हिस्सा बनोगे, तो ये यकीनन मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और मेरे दोस्तों ने और हमने बहुत खुशियाँ मनाई इस बात को लेकर। अच्छा, तकरीबन कितने राउंड्स होते हैं, या एक राउंड में आपका जयपुर में जो है ऑडिशन हो गया? नहीं, राउंड्स की बात की जाए तो खूब सारे टेस्टिंग पॉइंट है। लाइक एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, उसके सामने ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर एक्टर को कास्ट कर रहा हूँ, वो राइट चॉइस है कि नहीं है, वो डायरेक्टर को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, क्या वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। तो वो ओवर द टाइम पीरियड 3-4 बार, 5 बार, कई बार 6-7 बार टेस्ट करते हैं और वो शॉर्ट लिस्ट करते जाते हैं खूब सारे। जैसे मान लो 500 आर्टिस्ट आए, उनमें से 50 फिर ऐसे, फिर ये लो कि ये लो, इस तरह। अच्छा, आपने अभी हम जब बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोली कि जो एक्टर होता है उसको कभी ये नहीं होता कि आप एक ही तरह का रोल करो। उसको शायद गैंगस्टर का रोल मिले, उसको एक पॉजिटिव रोल भी मिल सकता है, विलन भी मिल सकता है। तो जब आपने ऑडिशंस दिए तो ये जो रोल है, कैरेक्टर है, वो आपको ऑन स्पॉट दिया जाता है या थोड़ा समय दिया जाता है कि आप प्रिपेयर हो सको उसके लिए? नहीं, जब आप ऑडिशन देने जाते हो तब आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी और आपको बाकायदा टाइम मिलेगा जितना आप समय लेते हो। उसके बाद जब आप सोचते हो, जब आप थोड़ा बहुत, अगर आपके पास स्पेस होते हो तो आप ऐसे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद जैसे कैमरा यहाँ है, वहाँ पर भी कैमरा होता है आज के ज़माने में, रिकॉर्ड करते हैं और वो डायरेक्टर तक भेजी जाती है क्लिप। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो
they're gonna select you. अच्छा, हर कैरेक्टर का एक लाइक अगर कोई कास्ट कर रहा है, डायरेक्टर की बात करें तो जितना मुझे पता है आई थिंक एक स्ट्रक्चर होता है उनके दिमाग में कि इस तरह का ये कैरेक्टर दिखेगा, ये उसका मेजरमेंट होगा, इतना उसका लाइक Exactly. आई एम नॉट बॉडी नहीं, शेमिंग, नहीं, ये नहीं, फैट हाँ, होना चाहिए, इतना मोटा हाँ, होना सही चाहिए, बात इतना है। पतला होना चाहिए। देखो तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है? आपको पहले से होता है कि इस तरह का कैरेक्टर है, ये हाइट एंड ऑल हम नो, एज एन एक्टर आपके सामने ये नहीं होता कि मैं जैसा हूँ मैं सही रहूँगा। वो डायरेक्टर की या वो कास्टिंग डायरेक्टर की डिमांड है कि उसको कैसा इंसान चाहिए, जो उसका चाहिए, जो उसका क्राइटेरिया है, उसमें मैं क्या थोड़ा बहुत ऐसे फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, क्या जो उसकी जो डिमांड है उसके कैरेक्टर की, क्योंकि एज एन डायरेक्टर उसके दिमाग में पूरी स्टोरी होती है। मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है एक पर्टिकुलर फिल्म में, लेकिन एज एन डायरेक्टर आप अगर सोचोगे तो उसके दिमाग में हर एक मोमेंट पे एक स्टोरी जैसे चल रही है कि इस मोमेंट पे इस कैरेक्टर से ये लिंक होगा, फिर ये जो मेरा मेन कैरेक्टर वो आगे जाएगा वो उससे कनेक्ट होगा, तो स्टोरी कनेक्शन के हिसाब से चलती। मुझे नहीं पता था एज एन मतलब एक्टर, मुझे इतना नहीं पता होता कि पूरी स्टोरी क्या है, लेकिन जो कास्ट कर रहा है, जो डायरेक्टर है, उनको अवेयर होता है कि उनको किस तरह का कैरेक्टर चाहिए। इसमें कोई ऐसे बुरा नहीं होता कि कोई हाइट कम है, ज़्यादा है, रूरल है कि अर्बन है, वो डिमांड है। अगर स्टोरी में अगर जैसी डिमांड होगी वैसी अगर अपन सप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे वर्क करेगा। अच्छा, लुक्स का कितना फर्क पड़ता है कास्ट होने के लिए? आई थिंक लुक्स का कोई ऐसे खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सोसाइटी में हम सभी तरह के लोग रहते हैं, और हम सभी तरह के लोग अगर रहते हैं तो बाकायदा मूवी में भी उसी तरह के लोग होंगे। इसमें कोई रंग भेद ऐसा कुछ होता नहीं कोई। और सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे लगता है यही है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता लोगों को, हर एक लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो समझदार हो, चाहे वो कम समझदार हो, चाहे लंबा गोरा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, थिएटर आपने कहा कि कनेक्टेड आप 2018 से थे, लेकिन 3-4 साल आपने थिएटर किया। बट मैंने ऐसे आर्टिस्ट के बारे में भी सुना है जिनको 20-20 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टाइम नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि आपके केस में लक फैक्टर था? कह सकते हैं लक फैक्टर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आई थिंक लक की सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि टैलेंट होना मुझे लगता है इनफ है। अगर टैलेंटेड हो तो बाकायदा आपका एक दिन लक आएगा, लेकिन मुझे तो कोई प्रोजेक्ट मिला है तो मैंने एफर्ट लगाए और उसके बाद मेरा लक काम किया। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मतलब एफर्ट प्लस लक, सिर्फ लक नहीं हो सकता। आप घर बैठे अपॉर्चुनिटी नहीं सीख कर सकते। ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपका लक कैसे काम करेगा, तो बस ट्राई अपना लक में आजमाएं। अच्छा, जब गए आप शूट करने के लिए, आपने बताया कि 2024 जुलाई अगस्त में आपका शेड्यूल था। कितना समय लगा आपको, कितने दिन आपको मुंबई में रहना पड़ा शूट के लिए? इस मूवी की बात करूं तो सबसे पहले जो हम आर्टिस्ट थे, बेसिकली ये मूवी टैंक बेस्ड मूवी है, जिसमें आप देखोगे कि जो हमारे कैरेक्टर्स है वो टैंक के अराउंड उनकी स्टोरी चलती है। जो मेन कैरेक्टर है अरुण खेत्रपाल, वो भी एक टैंक मैन थे। तो हम सभी अहमदनगर गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर आपको पता हो तो अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे इंडियन आर्मी का टैंक ट्रेनिंग सेंटर है। तो हम लोगों ने वहाँ पे हम 7 दिन के लिए थे, तो हमने वहाँ 7 दिन वहाँ पे ऐसे वर्कशॉप ली, इसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमारे अलग अलग जगह लोकेशन पे जैसे शूटिंग वगैरह थी, जैसे लाइक अमृतसर हो गया, कश्मीर में श्रीनगर हो गया, मुंबई के अंदर कई सारे इलाकों में। अच्छा, गए आप जब बॉलीवुड में, फर्स्ट डे आपका कैसा रहा? नर्वस थे या प्रिपेयर थे? नहीं, ऐसे नर्वस तो नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड था इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि एज एन अपॉर्चुनिस्ट मेरे लिए सब कुछ नया था, यू नो। तो जब आपके सामने सारी दुनिया नई होती है और जिस दुनिया को आप देखना चाहते हो, तो एक्साइटमेंट था सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, मूवी रिलीज हो चुकी है, 1 जनवरी को मूवी आ चुकी है जी। तो रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने फोन कॉल्स काफ़ी आ रहे होंगे, ऑफ कोर्स आप उठा भी नहीं रहे होंगे। नहीं, सच में कल से मुझे बहुत सारे लोगों ने विशेष दी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, कई सारे लोगों ने स्टोरी सोशल मीडिया पर, खूब सारे लोगों ने फ़ोन किए। मुझे इतना नहीं था कि यू नो इस तरह लोग मुझे इतना प्रेज करेंगे एज एन आर्टिस्ट। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मूवी आ गई है। मैं इतना अवेयर नहीं था, लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिएक्शन? हाँ, मैंने इतना नहीं किया था, लेकिन ये मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे लोगों की वजह से, जो बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया। यही सबसे बड़ी बात होती है एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, कि अगर आप कोई काम करते हो और आपको अपने लोग अप्रिशिएट करते हैं, सो
that kind of respect I think everybody deserve who are working in their own industry, no? ओके जब हम एक्टिंग करियर की बात करते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला है और आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इस बात को कि थोड़ा अनसर्टेन नहीं हो जाता है बॉलीवुड? हाँ, बहुत अनसर्टेन है। इवन अब जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया, हालांकि मैं एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। चाहे आप वो हर एक, जैसे आप अगर स्पोर्ट में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, जो भी है, बिजनेस में भी आपको अनसर्टेनिटी रहती है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब ना। गवर्नमेंट जॉब के अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जहाँ आपको ऐसे। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि जब आप मूवी आई होगी तो फैमिली को कहीं ना कहीं बाद में तो पता चल गया होगा कि कर रहे हो, तो कभी किसी ने, क्योंकि हम देखते हैं कि रिश्तेदार बड़ी अंगुली करते हैं कि बुला लो, बॉलीवुड में कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। फैमिली वाले लोग बोलते हैं लाइक कि क्या है, इनका कुछ पता नहीं है, अपने इधर तो इतना इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। हालांकि उन्होंने कल वैल्यू देखी होगी, जबकि मेरा इतना बड़ा काम नहीं है, मैं तो अभी इतना शुरुआत में हूँ। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। मैंने आपका जो क्लिप्स हैं जिसमें हाउएवर अभी मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन क्लिप्स मैंने देखी, बहुत अच्छा। सो हमारे लोगों ने जब इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे इधर का लड़का है जो इन दौरों से निकला है, जहाँ इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन के प्रॉपर मीडियम नहीं है, वहाँ से निकल के एक जो इंडिया की जो प्रेस्टीज इंडस्ट्री है वहाँ जाके अगर काम कर रहा है, तो बाकायदा उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो लोगों ने किया है और लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बाकायदा आप अगर कुछ नया ट्राई करते हो लाइक गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर, तो आपको भी प्रेज़ किया जाएगा, वो भी वर्ती है सोसाइटी के अंदर। तो रिश्तेदारों के भी मुझे तो नहीं लगता आज ऐसे कुछ हुआ, लेकिन इससे पहले इतना नहीं था। ठीक है, उन्होंने लगा ठीक है फिल्मों में काम करने लग गया, अब तो पढ़ाई करता नहीं है, ये वो। अच्छा, पढ़ाई की बात की है, बट अगर आप ऑडियंस सोच रहे हैं कि एक्टिंग में है तो पढ़ाई में एक्टिव नहीं होंगे, आप एक बार बता दीजिए अपनी पढ़ाई के बारे में भी। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन की थी साइंस के अंदर, बीएससी महाराजा कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट एमए किया था और फिर मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक किया था और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी। सो ये मेरा पीएचडी आपकी सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, हाँ, आपने बताया। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी आप अभी तक आप प्रायोरिटी दिए हुए हैं, तो नेट जेआरएफ करने का क्या रीज़न था? नेट जेआरएफ का रीज़न यही था कि नेट जेआरएफ से आपको पता हो तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है और जिसके तहत सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अराउंड 37,000 के आसपास मिलते हैं मंथली। सो इज इट लाइक आपको काम करना होता है या नहीं? ये आपके रिसर्च में हेल्प करता है। आप जैसे अगर मैं मेरा टॉपिक है साहित्य और सिनेमा, तो दोनों के रिलेटेड है, कौन कौन से स्कॉलर ने पहले रिसर्च की है, क्या सारी चीज़ें रही है। आप मान लो किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना है तो सरकार आपको एज एन एक्सपेंस देती है आपकी रिसर्च को अप्रिशिएट करने के लिए, और गवर्नमेंट के द्वारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने हिंदी लिटरेचर अपना सब्जेक्ट बताया, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में वो आपका साइंस रहा है, तो हिंदी लिटरेचर चूज करने का रीज़न क्या हम ये मान सकते हैं कि बॉलीवुड में आए तो आपका कहीं ना कहीं आप थिएटर में एक्टिव थे तो आपका हिंदी में इंटरेस्ट जागा? हिंदी में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो इतना ऐसा था नहीं कि भाई साइंस में कुछ कर ले। हालांकि सोचते रहते थे कि भाई इसके बाद एमएससी करेंगे, फिर आईआईटी वगैरह चले जाएंगे, लेकिन जैसे हर एक आर्टिस्ट की यही स्टोरी है कि उसको ऐसे सिनेमा में गया, उसको अच्छा लगा, फिर उसने ये किया, सिमिलर काइंड ऑफ मेरा भी यही था। मेरी हॉस्टल के पीछे ही रविंद्र मंच था, मैंने आपको बताया, वहाँ पे हम लोग प्ले देखने जाते थे। फिर मेरा दोस्त था, वो अवेयर था सारी चीज़ों के ऊपर के कहाँ कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोग उसके साथ चले जाते थे। और फिर धीरे धीरे हमने अपनी समझ बढ़ाई, मैंने खुद ने इंटरेस्ट लिया लिटरेचर के अंदर, खूब सारी किताबें पढ़ी, खूब सारे राइटरों को जाना। फिर सिनेमा, मैं तो फिल्में भी बहुत देखता हूँ, हमेशा से फिल्में देखता रहता हूँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें होती। अच्छा, आप स्ट्रगल की बात करते हैं, आए आप यहाँ पे थिएटर आपने शुरू किया, क्या क्या स्ट्रगल्स एक्टिंग करिएगी तो कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देता हूँ? क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें शुरू के दिनों में, जो कि ऑब्वियस है हर किसी के साथ होता है, कुछ चीज़ें मुश्किल लगती है तो हम सोचते हैं कि ठीक है वही स्विच कर लेते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा कौन सा सेगमेंट था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई? अब मेरे सामने तो मुझे लगता है ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं आया कि ओ यार इसमें मैं क्या करूँ, दुविधा वाला, क्योंकि मेरा सिंपल था, मैं सुकून से पढ़ाई करता था, साथ में मुझे थिएटर देखना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, तो ये करता रहता था, घूमता रहता था जयपुर में, ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं।
और जब आप अवेयर होते हो चीज़ों के, आप ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते, आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते कि इसमें आगे जाके क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप करते जाते हो, आप सोचते नहीं हो, आपको चीज़ों में मज़ा आता है, आपके दोस्त भी वैसे ही हैं, तो इट्स बिकम ईजी फॉर यू। तो वही सारी चीज़ें हैं। मेरे लिए ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, ज़्यादा ऐसा संघर्ष वाला भी कभी ऐसे मामला नहीं रहा कि ज़्यादा स्ट्रगल करूं, क्योंकि मैं जयपुर में ही रहता था और मुझे ये फर्स्ट मूवी जयपुर से ही मिली थी, तो ये मेरे लिए ईजी था। अच्छा, क्योंकि शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि कभी आपने मेंटल प्रेशर इसको नहीं लिया और पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छे से एक्टिव थे, तो आपको कहीं ना कहीं शायद बैक ऑफ द माइंड ये रहा होगा कि ये नहीं तो ये कर लूँगा, पढ़ाई तो है ही, या कभी प्रेशर नहीं लिया? लाइक अगर मैं ऐसा था कि मुझे अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं उसमें एफर्ट्स बहुत डाल देता हूँ, और मैं उसमें ये नहीं सोचता कि इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव होंगे। मेरा माइंड उस तरह ही एक्टिव है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे उसमें स्टेप टू स्टेप जर्नी दिखती है और मैं उसमें करता हूँ और किस्मत मेरा साथ दे देती है उस चीज़ में। तो लक बाय चांस, लक प्लस एफर्ट्स एज यू हैव सेड ऑलरेडी। ओके, ठीक है। पढ़ाई की भी हमने बात की, आपने ये भी बोला कि हाँ मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया तो इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं हुए। बॉलीवुड में आपने काम कर लिया, एक्सपीरियंस आपने अगस्त्य नंदा जो लीड रोल में उनके साथ काम किया, धर्मेंद्र जी भी उनके शायद पिता का रोल इसमें निभा रहे हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सच में मतलब मैं अगर प्रोडक्शन टीम की और डायरेक्शन टीम की बात करूं तो दे आर वंडरफुल पीपल, और बहुत ही ऐसे ऑनेस्ट और बहुत ही प्यारे लोग हैं। मुझे लगता है जितना ऐसे बोला जाता है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, बॉम्बे के ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों ने बहुत सारी हम जितने भी आर्टिस्ट थे सभी के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट था हर एक जगह पर। हम चाहे शूटिंग पर गए हो तब भी, और अभी प्रीमियर था वहाँ पर भी खूब सारे आर्टिस्ट गए, मैं जा नहीं पाया किसी वजह से। तो मतलब हर एक टीम है ना, ऐसा कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने दी चाहे किसी भी चीज़ में, और सबके अपने अपने काम डिवाइडेड हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अपना काम है, मेकअप आर्टिस्ट का अपना काम है, ट्रैवलिंग का अपना एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन में सभी चीज़ें से डिवाइडेड है, और डायरेक्शन टीम में सबके अपने अपने काम बंटे हुए हैं, और आपको ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत एक बार आप किसी मूवी सेट पर हो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था आपका? मेरी बहन और मेरे दोस्त। बार बार आपने क्रेडिट दिया है दोस्तों को एंड बहन को, सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्हीं लोगों ने आपको किया? एक्चुअली में यही लोग हैं मेरे जीवन में से, ज़्यादा देखा जाए तो मेरे दोस्त ही हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ, और क्योंकि मेरी फैमिली है वो गाँव में रहती है ज़्यादा, तो उन लोगों के साथ मैं इतना टच में नहीं हूँ। तो अच्छा, एक बात कही जाती है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, आपके पीछे किसी औरत का हाथ है? हाँ मतलब ऐसे तो नहीं है, नहीं है। थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं शायद आप। ऐसे तो क्या ही कहूँ यार, कह दो। नहीं, मैंने आपको बोला हम बहुत कैजुअल पॉडकास्ट करते हैं, आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, वी आर सो कैजुअल पीपल। नहीं ऐसा मेरे तो दोस्ती औरतें दोस्ती सब कुछ है। कीप द सीक्रेट। ठीक है, चलो साइलेंस है, अब नहीं पूछ सकते। ओके, ठीक है। ओके, चलो नहीं बता रहे आप, मत बताओ, ये बता दो कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पार्टनर में, आगे क्या सीख करते हैं? मुझे लगता है टफ ऑफ कोर्स यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड था और ये काफ़ी टफ है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना। एज एन पार्टनर मुझे लगता है किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नीचे करो, ठीक है। एक तो कि थोड़ा सा वो Don't be so sophisticated, बोल दो सिंपल लैंग्वेज। सिंपल हो, ज़्यादा थोड़ा सा करेजियस हो, कमज़ोर ना हो। कहीं जब फैसले लेने की बात आएगी तो मुझे लगता है अच्छा पार्टनर वही होगा जो साथ दे। किस तरह की फैसले की बात कर रहे हैं आप यहाँ? जब भी मुश्किल वक्त, जब दो तरह के फैसले चूज करने होगा, आपको इस तरह जाना है कि इस तरह जाना है, तो अगर कमज़ोर इंसान होगा तो वो आपको यही कहेगा कि नहीं सिक्योरिटी ढूंढते हैं, ये है, फैमिली है, वो है। लेकिन अगर कोई ताकतवर है, मतलब करेजियस इंसान है, पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन आपको उस वे के लिए सपोर्ट करेगा कि हाँ यू हैव टू डू दैट नो मैटर व्हाट, आपके साथ मैं हूँ एंड लेट्स गो। ओके, अभी आपने थोड़ी क्वालिफिकेशंस वो बता दी है जो दिमाग से होती है, अभी लुक्स पे आ जाइए। लुक्स की बात करें तो
ओके, शी शुड बी एक्ट्रेस और कोई भी ऐसा प्रोफेशन? कुछ नहीं है। देखो, इंसान खूबसूरत होता है उसके दिमाग से, उसके विचारों से, उसकी बातों से। जो इंसान जिनमें अच्छी समझ होती है और समय समय पर आपको वो रियलाइज़ करा देते हैं कि वो मतलब किसी इंसान से आप मिलोगे पहली बार तो शायद आपको लगेगा कि नॉर्मल है। ओवर द टाइम मिलते हो आप उनसे और बातें करते हो, तब आपको पता चलता है कि ओह, उनके थॉट्स ऐसे हैं, उनके फैसले लेने की ताकतें ऐसी हैं और उनके इमोशन आपके प्रति ऐसे। वही खूबसूरती बनाती है और वही चीज़ों को खूबसूरत बनाती है और यही सबसे बड़ी बात होनी चाहिए किसी पार्टनर में। ओके, सो आपके कहने का मतलब है कि आपके लिए लुक्स उतने मैटर नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनल चीज़ें। ओके, प्रोफेशन नहीं बताया आपने अभी हमको। एक्ट्रेस एक्सपेक्ट करेंगे या कोई भी प्रोफेशन चलेगा आपको? ये तो चीज़ें डिसाइडेड है नहीं। देखो, लाइफ है, इसमें आप आगे बढ़ते जाते हो। अब या फैमिली की चॉइस? फैमिली की तो चॉइस ही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? और तक क्या, फैमिली की चॉइस पे क्यों चलेंगे? जीवन मेरा है, उसमें फैसले लेने की क्षमता है मेरी होनी चाहिए। बाकायदा फैमिली का इसमें ऐसा होना चाहिए कि उनको बुरा न लगे, लेकिन अब बुरा लगता है तो लगने दो। ओके, ठीक है, बड़े बेबाक हैं आप। तो आप आते हैं चौहटन के गुमाने का तला। प्लीज करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ। गुमाने का तला बिल्कुल सही प्रोनाउंस आपने बोला। कैसा क्या माहौल है घर में? मेरा एक छोटा सा गांव है और जिसमें 50-100 घर हैं और सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हम लोगों को धाटी बुलाते हैं। मैं अपना सरनेम धाटी लगाता हूँ। धाटी लगाने के पीछे वजह ये है कि जो लोग हैं वो वहाँ के लोगों को धाट इलाका, धाटी लोग और धाट की भाषा ऐसे बोलते हैं। धरा सुरंगी धाट, अमराणो अमरावती, सबसे जो सुंदर धरती है वो धाट है। और मैंने किसी अपनी पर्टिकुलर कास्ट को ऐसे सरनेम लगाना मुझे कभी उचित नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं कम्युनिटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ जहाँ सभी लोग एक समान हैं और हर एक आदमी का उतना योगदान है सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर। तो अच्छा, ये जो आपने धाटी सरनेम बताया, ये प्रोफेशन बेस है या? नो, इट्स कम्युनिटी बेस्ड। लाइक पर्टिकुलर एक रीजन है जहाँ के एरिया को, लाइक मारवाड़, लाइक धाट। सो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी इट इज? कम्युनिटी लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉरियर टाइप ऐसा नहीं, सभी लोग हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। जैसे अपन बात करें, अच्छा, ये जगह के बेसिस पे धाटी आया। जैसे ढूंढाट जयपुर के आसपास के एरिया को बोलते हैं। मारवाड़ हमारे उधर के एरिया को, उसकी उधर जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच का बॉर्डर के आसपास के एरिया है, वहाँ के लोगों को ऐसे धाटी बुलाते हैं। तो इसी वजह से मुझे कई लोग धाटी बुलाते हैं, दोस्त लोग। तो उसके बाद आई अडोप्टेड एज ए। और क्या बुलाते हैं दोस्त लोग? और दोस्त लोग धाटी बुलाते हैं, आई थिंक। कहना नहीं चाहूँगा। नहीं, कह दो, मैं फिर कह रही हूँ, कह दो। नहीं, धाटी मुझे धाटी बुलाते बहुत कम है, जब कई बार नाम लेते हैं महिपाल ऐसे। अच्छा, तो फैमिली अभी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि एक्टिंग में ही करियर रखो या नेट जेआरएफ? जैसे बोला कि नेट जेआरएफ तो टीचर लाइन में बढ़ा जाते हैं, तो क्या सोच रहे हैं घर वाले कि टीचर बनाएंगे या हीरो? घर वालों का तो ऐसा है कि कई बार तो वो ऐसे इमोशनल होते हैं तो बोल देते हैं कि बेटा ये लग जा। कई बार अगर मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूं तो बोल देंगे मर्जी पड़े होकर, हमें कुछ नहीं पता। तो चॉइस उनके हाथ में नहीं है, चॉइस मेरे हाथ में ही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उन लोगों को तो ठीक है, उनको लगता है कि अच्छा ही करेगा, बस एक तरह की होप है आफ्टर ऑल। अभी तक आपको एक सेगमेंट नहीं दिया है? मेरे को तो उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट जॉब लग जा, बाकी मेरा कोई खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बट कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है क्योंकि आप अच्छी एजुकेशन अभी होल्ड किए हुए हैं। देखो, मुझे लगता है सिक्योरिटी आज के ज़माने की है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब अपने को रेजिस्टेंस करना हो, जब अपने खुद के प्रति फैसले लेने हो, तो अब आप सिक्योरिटी ढूंढोगे तो आप वो मजबूत फैसले नहीं ले पाओगे जो आपके हित में सही हो। ओके, तो इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम। आप सोसाइटी के अंदर आप जाके देखोगे लोगों को, तो वो यही सोचेंगे कि ये काम कर लेता हूँ, इससे मैं सिक्योर हो जाऊँगा। आप नेचर के अंदर देखोगे तो सिक्योरिटी नहीं है, चारों तरफ एनवायरनमेंट देखोगे कोई सिक्योर नहीं है। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी ढूंढते हैं तो अपन अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसको अपने खुद को भी क्रॉस करना अपने लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सिक्योरिटी बड़ा ही एक खूबसूरत सजा हुआ वर्ड है कि एक बार सिक्योर हो गए तो सब सही हो जाएगा। आप देख लो कौन ऐसा सिक्योर होने के बाद सब सही हो गया। सही तो एक्चुअली मुझे लगता है कभी होना ही नहीं है और सही होना भी नहीं चाहिए। जैसी चीज़ें अव्यवस्थित है वैसी ही सुंदर है, यही तो आर्ट होती है। रिस्क लेने में बिलीव करते हैं आप लाइफ में? हाँ, थोड़ा बहुत, बिल्कुल। तो किस तरह का रिस्क लेंगे आगे?
मैं आगे का रिस्क यही लूँगा कि जब जो दिल करेगा वो करूँगा, चाहे मुझे एक्टिंग करनी हो तो एक्टिंग करूँगा, घूमना हुआ तो घूमूंगा, कहीं कहीं रुकना हुआ तो रुक जाऊँगा, किसी के साथ रुकना हुआ तो रुक जाऊँगा, नहीं तो चलता जाऊँगा। ऐसा ना हो कि यही ही करना है जीवन में, क्योंकि ऐसा हमारा समाज बोलता है, ऐसा हमारे लोग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, मैं बड़ी उत्सुक हूँ, बाड़मेर से आप आते हैं, चौहटन से। जी। एक वैसे ही सवाल पूछ चुकी हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल पूछना चाहूँगी कि फैमिली लाइक फादर क्या करते हैं, मदर हाउसवाइफ है या? जी जी, मेरे पिताजी का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। और थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताइए। ये एक्चुअली में हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे उधर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, और जो बाड़मेर जैसलमेर है, खासकर बाड़मेर के अंदर, और जो कच्छ इलाका है, वहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट के ऐसे लाइक कुशन कवर, बेड शीट, ऐसे आर्ट, थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म होता है उसमें, न्यू डिज़ाइंस टाइप कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मोस्टली हैंडमेड होते हैं, क्योंकि सारा वर्क हाथों से होता है उसमें। वो सारा उनका बिजनेस है और वो जयपुर में भी चलता है हमारा वहाँ से। ओके, और मदर हाउसवाइफ है? मम्मी जी घर पे हैं। ओके, अच्छा ठीक है। जब पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो व्यवसाय की अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन की बात करें, तो खेती या फिर पशुपालन ज़्यादा दिमाग में आता है, हमारे जहन में आता है। आपकी फैमिली में ऐसा है कि पशुपालन या खेती की जा रही हो, चाहे छोटे स्तर पर हो, लाइक मदर्स भी करती हैं, राइट? ऐसा कुछ है? अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं तो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से लोगों के पास इतनी खेती की इतने रिसोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली। अच्छा, ओके, ठीक है। हमारी फैमिली में है, बिल्कुल। हम ऐसे हमारी फैमिली में लोग हैं जो पशुपालन करते हैं। मेरे खुद के ताऊ जी के ऐसे 5-10 ऊँट हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सेम वही नॉर्मल बैकग्राउंड है जो सभी का बैकग्राउंड है मेरे उधर के लोगों का। तो आपने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं, जी हैं, कि कभी ऊँट का तो नहीं बोलूँगी, अगर और भी लाइक मवेशी हो, कभी उनको दूध निकाला हो, खेती करने गए हो, ऐसी कोई मेमोरी है आपकी? हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसे खूब सारे मेमोरीज है, यही तो मेमोरीज है हमारे उधर की, भाई दौरों पे जाना और ऊँट हो गए, खेतों में जैसे बाकायदा खेत वगैरह में जाना और खेलते रहना, यही है सभी का बचपन। गाँवों के जो कोई एक किस्सा सुना दीजिए कि कभी आप गए हो, कभी ऊँट के साथ, ऊँट पे तो बैठे होंगे ऑब्वियसली, मुझे पूछने की जरूरत मुझे याद है बचपन में जब मैं ऐसे पहली बार बहुत छोटा था ऊँट पे बैठा था, तो ऊँट पे जब आप बैठते हो तो पहले क्या होता है कि ऊँट ऐसे झुकेगा ना, तो आप ऐसा लगेगा कि आप एकदम नीचे कर रहे हो, और फिर जैसे वो खड़ा हो जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों मूवमेंट में आपको लगेगा कि या तो आप चढ़ते टाइम खड़े हो रहे हैं, उतरते टाइम, दोनों टाइम। ऊँट जैसे बैठता है या खड़ा होता है तब आपको एक बार रियलाइज होगा कि आप गिर जाओगे, लेकिन फिर ऊँट बैलेंस कर देता है सारी चीज़ें। कभी फार्मिंग वगैरह की आपने? नहीं, मैंने इतनी फार्मिंग नहीं की। अच्छा, मतलब ठीक है, पशुपालन में ज़्यादा रहे। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपके साइड की, जहाँ से आप आते हैं, कि बड़ी अच्छी चीज़ है? हमारे उधर की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि हमारे लोग बहुत कम हैं। वेस्टर्न राजस्थान बहुत कम है लोग, मतलब एज एन डेंसिटी की बात करूँ तो लोग, पॉपुलेशन इतनी नहीं है। ये अच्छी चीज़ लगती है आपको? और इसके पीछे कारण है कि जब लोग कम होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ उनका ज़्यादा ऐसे लगाव होता है, एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप कम लोग होते हो तो एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। थोड़ा सा माइक प्लीज। तो यही सारी चीज़ें। दूसरी, मुझे वहाँ के मेरे दोहरे अच्छे लगते हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, जो एक चमकती हुई रेत जब दिखती है चारों तरफ तो यकीनन अच्छा लगता है। उसमें ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुंबई का जो कल्चर है और बाड़मेर के कल्चर में ऑफ कोर्स बहुत मेजर डिफरेंस है। कुछ शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप सीधा, वैसे तो आप जयपुर आ चुके थे, सीधा आप बाड़मेर नहीं थे, तो वहाँ से जब आप मुंबई गए तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा, जिसमें आपको लगा कि बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मुंबई बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे तो उसमें कोई शिकायत नहीं। नहीं, शिकायत की बात नहीं कर रहे हम, डिफरेंस ठीक है, उस सेगमेंट को निकाल दीजिए। सबसे बड़ा यही होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यही मैं सुनना चाह रही थी यार। वहाँ पर आप देखोगे हमारे इधर तो जैसे गाँव में घर है, छोटे छोटे घर है, खुले खुले मकान है। अगर कोई एक कमरा बनाएगा तो वो भी डिफरेंट कमरे बनाएंगे। वहाँ आप देखोगे तो बड़ी बड़ी इमारतें, लोग भी ऐसे सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। वहाँ इंडिविजुअल ज़्यादा है, लोग अपने स्पेस में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जबकि हमारे इधर लोग कम्युनिटी में ज़्यादा। यही एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि जब आप शहरों की और गांव की बात करते हैं तो शहरों में ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं होता है। आप पड़ोस में भी रह रहे हो, आपके पड़ोस वाले को शायद नहीं पता होगा कि आप रह रहे हो या मेरे पास कौन रह रहा है, बट गाँव में एक चीज़ बड़ी अच्छी है। क्या लगता है आपको? गाँव में तो यही है कि लोग
जैसा कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। अगर गांव में किसी के भी कुछ काम होगा तो सारे लोग आएंगे। अगर खेत में भी कोई काम है, अगर शादी का कोई काम है, तो मोस्टली सभी लोग होंगे, गांव के सारे लोग, सारी कम्युनिटी आएगी, मिलेगी, समाचार पूछेगी, केयर करेगी, जो भी है। शहरों में भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा शहरों में ज़्यादातर लोग अपना स्पेस चाहते हैं, लेकिन गांव में आप देखो लोग इस तरह की चीज़ों से अनअवेयर है। उनको इतना पता नहीं होता कि भाई प्राइवेट स्पेस क्या है, मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए सुकून स्पेस चाहिए, क्योंकि वहाँ तो स्पेस है। आई थिंक मुझे लगता है इसलिए है नहीं, क्योंकि आप कहीं पर भी चल दिए, आधा घंटा घूम के आ गए, आपके पास स्पेस है। लेकिन शहरों में थोड़ा इस तरह का है नहीं, जीवन बंधा हुआ ज़्यादा इधर है। अच्छा, एक्टिंग और पढ़ाई में भी आप एक्टिव हैं, इसके अलावा क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में? मैं एक्टिंग से पहले बॉक्सिंग करता था। दैट्स इंटरेस्टिंग। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने एक से मूवीज़ देख के मैं ऐसे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो मैंने ऐसे बॉक्सिंग ज्वाइन की थी। मैं SMS स्टेडियम में बॉक्सिंग करता था, और मैंने लगभग 5-6 महीने ऐसे बॉक्सिंग की, उसकी प्रैक्टिस की, मैं रेगुलर जाता था। लेकिन जैसे ही मेरे टूर्नामेंट आए थे, तो उससे पहले एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था मैं, और क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली। टूर्नामेंट्स भी किया आपने बॉक्सिंग में? हाँ, नहीं, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट ही था और लास्ट हो गया। उसका रीज़न? उसका रीज़न यही था कि मैंने जैसे ही पहले दिन जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो सुबह के टाइम मैं स्टेडियम गया था और शाम के टाइम मैं मेरे हॉस्टल में प्रैक्टिस कर रहा था। तो जैसे मेरे हॉस्टल के अंदर एक जिम है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करके मैंने सोचा कि प्यास बहुत लगी है, तो मैं पानी पीने गया, और उस दिन RO में ऐसे पानी बहुत ठंडा था और ज़्यादा एक्सरसाइज की थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पानी पी लेता हूँ। पीता गया, तो थोड़ा ज़्यादा पानी पी लिया, और उसके बाद फिर बॉडी जब कूल डाउन हुई ज़्यादा, क्योंकि वापस प्रैक्टिस की नहीं, तो उसकी वजह से नेक्स्ट दिन तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। अच्छा, लाइक गला खराब या ऐसा? नहीं, पूरी ऐसे फीवर वगैरह हो गया, एकदम बॉडी पूरी डाउन हो गई। उसकी वजह से फिर मुझे 10 दिन ऐसे रेस्ट लेनी पड़ी, और टूर्नामेंट भी चले गए, थोड़ा मेरा मोरल डाउन भी हो गया। फिर मेरा बॉक्सिंग छूट गया उस मामले में, नहीं तो शायद मैं बॉक्सर होता। शायद बॉक्सर भी हो सकते थे आप। मल्टीटास्कर बोल सकते हैं हम आपको, इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं। कोशिश करता रहता हूँ, मुझे जो काम अच्छा लगता है मैं उसमें ट्राई करता हूँ, और जस्ट डू इट। हॉबीज यही है, बॉक्सिंग एंड ऑल। हाँ, बॉक्सिंग हो गया। मुझे ऐसे मैं ट्रैवलिंग बहुत करता रहता हूँ, बहुत जगह घूमने जाता हूँ। अगर मुझे कहीं ऐसे मान लो किसी दूसरे शहर में भी नहीं जाने का सोचता, तो मैं अपने शहर में ही ऐसे घूम लेता हूँ। और इसके अलावा मैं खूब सारी ऐसी सिटीज़ वगैरह में घूमता रहता हूँ। ट्रैवलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, और सिंगर का तो बोलूँगा नहीं। नहीं बोलो, फिर हम आपसे गाना भी गवा लेंगे। सिंगर का नहीं बोलो। नहीं, सिंगर विंगर का मुझे ऐसा शौक नहीं है। पहले एक ज़माना था जब मैं ऐसे सोचता था कि चलो कुछ ना बनो तो सिंगर बन लेते। तो आप जब ट्राई करते रहे तो आपको लगता है कि ये काम कर ले, ये कर ले, ये कर ले, क्योंकि गाना आपको गाना पड़ेगा। नहीं, मुझे इतना टेलीविजन पर तो क्या ही बोलो, मुझे इतना ऐसे थोड़ा सा, आई थिंक मुझे लगता है मैं थोड़ा शाई टाइप हूँ। अच्छा, फेवरेट गाना कौन सा है आपका? देखो, मुझे एक मूवी है आफ्टर करके, बाहर की मूवी। हाँ, तो आफ्टर मूवी में एक गाना है कि आई वांट टू फील समथिंग गुड। तो ऐसे कुछ करके गाना, मुझे लिरिक्स तो, लेकिन जो उसका म्यूजिक है, जो ये आप यहाँ पे सेफ प्ले कर रहे हैं कि लिरिक्स नहीं आती है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा गाना हिंदी सॉन्ग, हिंदी फेवरेट। हिंदी की अगर बात करूँ तो मुझे अरिजीत सिंह बाकायदा सबको अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मुझे मोहित चांद के गाने अच्छे लगते हैं। मोहित चांद हो गए, कमाल के गाते, के लेजेंड। उसके अलावा मुझे हमारे जो उधर की जो मंगनियार कम्युनिटी है वो जो गाती है। अभी हमने एक पॉडकास्ट किया, मैं शेयर करना चाहूंगी। मंगनियार कम्युनिटी के जो बड़े फेमस सिंगर हैं सरताज एंड सरवर खान जी, वो भी अभी आए, बड़ा अच्छा उन्होंने गाया। एंड ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि फेवरेट हैं, तो फिर से क्योंकि मंगनियार कम्युनिटी वाला वो जो गाना है वो आप नहीं गा पाएंगे, आई एम श्योर। तो हिंदी गाना सुना दीजिए। गाना तो क्या थोड़ा मुश्किल है सुनाना, क्योंकि मुझे इस तरह का आता नहीं है गाना। थोड़ा सा नहीं, मैं तो भी नहीं गा पाऊंगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। वैसे अगर गानों की बात करें तो हमारे उधर के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब की बार आऊँगा तो ट्राई करके आऊँगा, एकदम सीख के आना हमसे, एंड फिर हमें आप एक गाना सुनाना। अच्छा, क्या जब अभी आप जयपुर में रह रहे हैं कई सालों से, मुंबई में भी गए, कल्चर का, फूड का बहुत मेजर डिफरेंस है। ऑफ कोर्स आप, क्योंकि बाड़मेर का और राजस्थान का खाना बिल्कुल ही अलग हो जाता है, क्यूजीन अलग हो जाता है, मिस करते हैं खाना? ऑफ कोर्स यार, कौन मिस नहीं करता घर का खाना। आप हमारे जैसे आप वेस्टर्न राजस्थान में देखोगे तो जो खाना होता है थोड़ा तीखा होता है, और
बाहर का थोड़ा बॉम्बे में थोड़ा इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करते हो चीज़ें जब आपको कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको जीवन में कुछ करना है। सो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन वहाँ पर भी चीज़ें मिल जाती हैं अपनी। राजस्थानी खाना मिल जाता है प्रॉपर? हाँ, राजस्थानी प्रॉपर नहीं तो ऐसा कह सकते हैं राजस्थानी, लाइक दाल बाटी चूरमा हो गया। अच्छा, बाड़मेर में क्या खाना पसंद करते हैं? बाड़मेर में कचौड़ी, आई थिंक। कचौरी? हाँ, कचौड़ी मुझे अच्छी लगती है। कचौरी भी कई तरह की होती है। कचौड़ी वहाँ बाड़मेर में हमारी तो दल्लू जी की कचौड़ी बहुत फेमस है, तो वो बहुत अच्छी। आई थिंक बाड़मेर वाले ज्यादा बता सकते हैं। हाँ वो भाई साहब बैठे हैं, उनको पता है। बाड़मेर में दल्लू जी की कचौड़ी हो गई, जीवन की नमकीन हो गई, और ये सभी सबको अच्छा लगता है। लस्सी हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है फूड का। अच्छा, मैं बॉलीवुड बार बार बोल रही हूँ। मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या पसंद आया? वड़ा पाव ट्राई किया? वड़ा पाव एक्चुअली मैंने ट्राई किया वहाँ पे, उसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं की। वहाँ पे यार एक कोई फेमस ऐसे वड़ा पाव था, एक कोई कॉलेज है, मीरा रोड ऐसा कुछ करके जगह है, वहाँ पे है वो बहुत फेमस वड़ा पाव। अच्छा, वड़ा पाव के लिए। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में एक पैटर्न है कि जहाँ जहाँ कॉलेजेस है वहाँ वड़ा पाव, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है एंड बहुत इकोनॉमिकल, काफी सही प्राइस में मिल जाता है। सो इसीलिए सबसे बड़ा है ना कि वहाँ लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जाए और फटाफट जाओ, आप वेट करो आधा घंटा, वो जाते हैं फटाफट तो और खाते खाते चलो। तो वो वाला सीन है, तो वो बहुत इजी चीज़ है वड़ा पाव। लाइक अपने इधर जो कोफ्ता बनता है ना, उस टाइप है, उसके पीछे ब्रेड है बस। हाँ। आप ऐड करो और खा के चलो बस। कभी घर पे बनवाया मम्मी से कि मुंबई की याद आ रही है, वड़ा पाव बना? नहीं, मम्मी को। अच्छा, मम्मी बना के क्या खिलाती है? मम्मी तो हमारे उधर की जो सब्जियां हैं वही बनाती है, जो जैसे कैर सांगरी हो गया, जो रायता वगैरह हो गया, हमारे उधर जो चीज़ें बनती हैं और यही अच्छी लगती है। हमारे उधर की बाजरे की रोटी। कभी बॉलीवुड में जाके ट्राई करवाया राजस्थानी खाना? हाँ, कि घर से कैर सांगरी लेके? हाँ, ऑफ कोर्स यार। एक्चुअली में हमारे जो मूवी जो शूट चल रहा था, तो हमारा एक ऐसा सीन था जिसमें आपने शायद मूवी देख रही होगी, हम सभी एक्टर्स ऐसे साथ में बैठ रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो ऐसी आग जल रही है उसके ऊपर ऐसे जो अपने इधर की जो बाटी होती है, हमने उनको कंसेप्ट दिया कि आप सर ऐसा कीजिए कि उनको बाटी सेक रहे हैं तो एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आप उन चीज़ को ऐड कीजिए। तो हमने वो आइडिया दिया था, एक्चुअली में वो वर्क भी किया। वो आप ही का आइडिया था? जी, मतलब हाँ, कह सकते हैं कंबाइंड। हम लोग थे 2-4 लोगों ने डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया क्या क्या राजस्थान की ऐसी डिशेज हैं जिनको ऐड किया जा सकता है, क्योंकि जो रेजिमेंट है हमारी फिल्म के अंदर वो सारे लोग राजस्थान से थे ऐसे। अच्छा, ग्रूमिंग की बात करते हैं हम। आपको कोई स्टैंडर्ड्स दिए गए रोल से पहले कि इस तरह का आपका लुक होना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना था कि जब सलमान खान की जो सुल्तान मूवी आई थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाया भी। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कि इतना वेट आपका होना चाहिए, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन पे आपने काम किया हो? क्योंकि ऑफकोर्स वॉइस मॉड्यूलेशन, अगर हम मीडिया की बात करते हैं तब भी आरजेज में इनमें वॉइस मॉड्यूलेशन एक बड़ा रोल होता है। तो किया आपने ऐसा कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन या डाइट चेंज की? इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि एज एन अभी जो मेरा कैरेक्टर था वो एक आर्मी कैरेक्टर था, और जैसा कि मैं बॉडी से भी फिट हूँ, हाइट से भी ऐसे फिट हूँ। शुरू से आप हाँ, फिट थे एकदम? हाँ, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। और दूसरा है कि जो कैरेक्टर की जो उनकी जो डिमांड थी वो राजस्थान से थे, और मेरा जो एक्सेंट है राजस्थानी, मेरा जो थिएटर बैकग्राउंड है वो भी राजस्थान से है। थोड़ी देर रुकिए, आपसे एक डायलॉग भी बुलवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जब आप, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो टीम है, जो कास्टिंग टीम, जो एंटी कास्टिंग वाले लोग आए थे यहाँ पे, वो इसी वजह से आए थे क्योंकि उनको राजस्थानी एक्टर चाहिए थे। और इसके पीछे यही है ना कि आप एज एन लाइक आप बहुत बड़े एक्टर हैं, तब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं कि आपको बॉडी का फैट बढ़ाना है, कि कम करना है, आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ट्रेनिंग लेनी है या वर्कशॉप लेनी है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं कास्टिंग इस बात पे हुई थी कि कैरेक्टर को मैच करना चाहिए जो इंसान हम कास्ट कर रहे हैं, तो एज सच आपको इतनी कोई वो क्राइटेरियाज नहीं दी गए कि इतना वेट पुट ऑन करो या ऐसा कुछ? नहीं, जब कास्टिंग होती है ना, तो वो जब मान लो मैं अगर कास्टिंग डायरेक्टर हूँ तो मैं सभी एक्टर को अप्रोच करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो मेरे कैरेक्टर में, सबसे पहले आपका लुक देखा जाएगा कि मेरा कैरेक्टर के लुक में जा रहा है कि नहीं। उसके बाद आपका टेस्ट किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप में वो जो डिलीवरी की ताकत है कि नहीं, जो कैरेक्टर की जो डिमांड है वो किस तरह की है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इस रोल के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी आपको, क्या क्या सीखना पड़ा बेसिकली? क्योंकि आपने बोला कि आप आर्मी कैंप्स में गए, ट्रेनिंग ली, जी। वहाँ पे क्या मुश्किल लगा? उनकी लाइफ कैसे इंस्पायर करती है एक आर्मी मैन की लाइफ, आप कैसे देखते हैं?
हम लोग एक्चुअली मैं आपको बताएं कि जब मैं पूरी किसकी टीम के साथ गया था वहाँ पे अहमदनगर, तो हम लोगों ने देखा कि 18-18 साल के लड़के हैं जो एक परफेक्ट तरीके से गन को ऐसे हैंडल कर रहे हैं, उनको ऐसे खोल रहे हैं वगैरह, ये तो उतनी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है और सभी लोग डिसिप्लिन में। हम लोग जब पहली बार वहाँ अहमदनगर में गए थे तो ऐसे सभी लोग देख रहे थे, आर्मी के जो सोल्जर्स थे, और ऐसे बड़ा ही अच्छा लगा उन लोगों को भी। ऐसे जब आप देखते हो कि अच्छा ये लोग हैं जो ऐसे सिनेमा विनेमा में काम करते हैं और सभी लोग डिसिप्लिन में बैठे हुए, उनका कोई डिसिप्लिन टूट नहीं रहा है, तो वो बड़ी रोमांचक चीज़ थी कि इतनी यंग एज में जब आप ऐसे सर्विस ज्वाइन करते हो एज एन सोल्जर और आप अपने नेशन के लिए चीज़ें करते हो, आप बाकायदा एज एन आर्टिस्ट को भी इंस्पायर करते हो कि सेक्रीफाइस कितनी बड़ी चीज़ है जब आप फैमिली को छोड़ के आप देश के लिए इतना कुछ करते हो। और बाकायदा जो आर्मी की ट्रेनिंग है उतनी तो डिफ़िकल्ट, इतनी आसान है नहीं जितना अपन सोचते हैं, और बहुत ही वो चीज़ इंस्पायर की, एक तो उनका डिसिप्लिन और उनका हार्ड वर्क जो आई थिंक। और दूसरा मैं वहाँ पे जब टैंक ट्रेनिंग लेने गए तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि भाई टैंक ट्रेनिंग में होता है क्या, टैंक कभी देखे ही नहीं। वहाँ पहली बार ऐसे टैंक देखे, रियल टैंक के ऊपर आप चढ़ रहे हो, आप उसके अंदर जाके देख रहे हो क्या होती है इसके अंदर इक्विपमेंट, कितने सारे इसमें सोल्जर रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह टैंक मैनेज होता है। तो ये मेरी लाइफ के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था इस तरह की चीज़ें करना। और जब आप इस तरह की और आप आर्मी ऑफिसर से एनकाउंटर कर रहे हो, सारी चीज़ें उनसे मिल रहे हो, ये सारी चीज़ें नई थी और बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था जो मुझे बाकायदा इस फिल्म की वजह से मिला। और मैं मेरी सारी किस टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमारे डायरेक्टर सर को जिनका नाम श्री राम राघवन है, और मलंग भाई को, एंटी कास्टिंग को, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि उन लोगों ने एज एन आर्टिस्ट मुझको अप्रोच किया अपनी मूवी के लिए। अच्छा, हर आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है, जब डायलॉग डिलीवरी करता है, तो वो अपना एक अलग टच दे देता है। जी। अगर हम एक रोल बहुत बड़े एक्टर्स का हम रेफरेंस ले, तो अगर एक रोल हम अमिताभ बच्चन को दें, एक हम धर्मेंद्र जी को दें, तो वो अपने अपने अंदाज में करेंगे, सबका अपना स्टाइल होता है। जब आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने अपनी तरफ से कुछ चेंज किया कि कुछ राजस्थानी एक्सेंट ला दिया और थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज कर दिए? नहीं, जो चीज़ें थी वो मेरे ऑडिशन के टाइम ही ऐसे थी, बाकायदा सारी चीज़ें थी, स्क्रिप्ट थी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारा कुछ पहले से ही तय है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो राजस्थान है, राजस्थानी एक्सेंट, राजस्थानी लुक, तो वो मेरे लिए इतना मुझे चैलेंजिंग नहीं था कि लाइक अगर मेरे सामने आज मान लो यूपी का या बिहार का कोई कैरेक्टर होता, कि मान लो बिहार का कोई सोल्जर। नहीं, हम चैलेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपने जब आपको स्क्रिप्ट दी होगी तो आपने अपनी तरफ से कुछ चेंज किया कि एक दो लाइंस आपने चेंज कर दी हो, या मैं अलग तरह से बोलना चाहता हूँ, या सेम चीज़ें होती थी कि जैसा है वैसा ही? नहीं, मेरा इतना कुछ ज़्यादा चेंज, हालांकि इम्प्रोवाइजेशन होता है एक्टिंग के अंदर। आप चीज़ें कई बार, क्योंकि जो लाइंस है या मान लो जिनको अपन कहते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं, वो आप हूबहू या जो एकदम कम्प्लीटली आप उसको ऐसे याद करके नहीं बोल सकते हो। आपके दिमाग में बेसिकली पूरा वही स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो कई जगह चीज़ों को, कई जगह आप पॉज ले सकते हो, कई जगह आप एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जब फिल्म आपने साइन की होगी, एग्रीमेंट होगा बेसिकली? जी हाँ, एग्रीमेंट होता है। तो क्या स्क्रिप्ट आपको दी गई होगी कि इस तरह की स्टोरी है, इस पर हम काम कर रहे हैं ऑडिशन के बाद? एक्चुअली में जो हमारे जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उनका एक अलग स्टाइल है काम करने का, तो वो ऑन द सेट पर ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। और मैंने आपको बताया उससे पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो दे नो दैट कि हाँ ये जो लड़के हैं ये कर लेंगे चीज़ें, और इनको जो बताएंगे वो करना है, बेसिक इंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो फिर बेसिकली ये मूवी आपको चूज करने का मौका मिला, तो क्या ये रीजन था कि आर्मी, क्योंकि वॉर ड्रामा है ये? जी, यही रीजन था कि आर्मी बेस्ड मूवी है, पैट्रियार्कल? नहीं, इसमें पैट्रियार्कल ऐसा कोई, जैसा देखा जाए तो मुझे पता था कि ये आर्मी बैकग्राउंड मूवी है, जो सारा कुछ एज एन आर्टिस्ट पता रहता है मुझे। अच्छा, कितने घंटे शूट करते थे आप, क्या वर्किंग आवर्स होते थे? लाइक हमारे अगर शेड्यूल्स की बात करूँ तो हम लोग अमृतसर के अंदर थे, तो सवेरे 4 बजे उठते थे, सच में 4 बजे उठते थे। उसके बाद हम लोग तैयार व्यार होके 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमारे जो वैन वगैरह आती थी उससे हम सेट पे जाते थे, 6 साढ़े 6 के आसपास। उसके बाद आप कॉस्ट्यूम, उसके बाद आप सेट पे चले जाते हो। आफ्टर आप वेट करो जब तक आपके टेक नहीं आ जाते, या मे बी यू हैव टू जस्ट वेट ओके, और फिर आप वापस आ जाते। तो लगभग दिन के 8-10 घंटे आपको रहना ही पड़ता है। यही सारी जर्नी है छोटी सी सिनेमा की। अच्छा, कोई दिलचस्प किस्सा या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जब आप शूट कर रहे थे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ या बड़ा अलग कुछ?
एक्चुअली में अभी क्या हुआ कि जब हम मड के अंदर थे, बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे जैसे शूट की बात करें तो हमारे जो कॉस्ट्यूम है वो एकदम, आप फौजी देखोगे ना तो उसमें सब कुछ है। आप इनर पहन रखा है, उसके ऊपर आपने जर्सी पहन रखी है, कैप पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं, सब कुछ है। और आप शूट कर रहे हो मान लो मई जून में, तो आप देखो आपका जैसे सीन है वो तो है सर्दियों का, लेकिन आपने कॉस्ट्यूम पहन रखी है, सॉरी गर्मियों में सर्दियों का हाँ, तो वो चीज़ है। तो वो बड़ा मुझे ऐसे डिफ़िकल्ट था। हम लोग ऐसे दो चार लोग थे, तो हमने कहा कि यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कॉस्ट्यूम में आपको हमेशा रहना पड़ता है, और जो वेदर जैसा मूवी में है वैसा रियल लाइफ में नहीं है। तो एक दिन तो हमने ऐसे बकायदा जो ड्रेस वगैरह थे वो ऐसे उतार दिए, ऐसे पड़े थे ऐसे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और हम लोग यहाँ का हमारा एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो नमी बहुत ज़्यादा है ऐसे, तो बहुत डिफिकल्ट था वो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग टाइप था। चैलेंजिंग था और एक मेमोरी भी है कि बड़ी गर्मी में सर्दी वाला शूट कर दिया, इस तरह कुछ चीज़ें थी। अच्छा, ये आपने मूवी की आर्मी बैकग्राउंड को लेके क्या बदला, आपका माइंडसेट बदला कुछ ये मूवी करने के बाद, कि इससे पहले क्या सोचते थे या बाद में कुछ मेजर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? आर्मी के बारे में बात करूं तो मैं पहले से अवेयर था कि उनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होती है, और एज एन आर्मी कैरेक्टर प्ले करने के बाद मुझे लगता है कि कितना सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग अपने लोगों के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा चिट्ठियों वाला सीन, तो उसमें आप देखो कितना वेट रहता है एज एन आर्मी पर्सन, कि आप वेट कर रहे हो महीनों हाँ, या वो चिट्ठियों वाला मैं अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो चिट्ठियों वाला सीन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसकी थोड़ी सी एक बार मैं आपको ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट बताने के लिए नहीं बोल रही, थोड़ा सा अगर आप शेयर कर देंगे। अब उस सीन के तो अब जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री राम जी, अब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्योंकि वो एज एन कैरेक्टर को है ना फ्री स्पेस देते हैं, एक्सप्लोर करने का देता है, देखते हैं कि यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। आपको एज एन एक्टर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपके माइंड के अंदर जो थॉट आया होगा, अप्रोच आई होगी, उस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो और उसके हिसाब से आप सीन क्रिएट करो। तो हमें माइंड सेट दिया था कि यहाँ जो सीन है उसमें आपको इस तरह चिट्ठी वगैरह आएगी, उसको आपको इस तरह डेवलप करना है। तो हम सभी आर्टिस्टों ने ऐसे डिस्कस करके, और जो हम भी जो है अगस्त्य वगैरह हम लोग हैं, विजेंद्र वगैरह, सब ने ऐसे डिस्कस किया था कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होगी। तो वो था उसमें ऐसे थोड़ा मस्ती दिखानी थी आपको, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दिखाना, थोड़ा सा हैप्पीनेस दिखानी है, आपको खुश होना है कि ओ वाह यार आपके लिए कोई चिट्ठी आई फिल्म में? हाँ, फिल्म में मेरे लिए चिट्ठी आती है, और फिल्म में मैं मैरिड भी हूँ। ओके। तो हम सभी लोग ऐसे मैरिड होते हैं, एक्सेप्ट हाँ अगस्त्या अरुण खेत्रपाल। काफ़ी मस्त जर्नी थी ऐसे मूवी मेकिंग की, बट मैं खुश हूँ कि मेरा ये जीवन का पहला प्रोजेक्ट था। आई होप कि आगे ऐसे प्रोजेक्ट मिलते रहे, मैं खुद सीखता रहूँ चीज़ें, और सिनेमा है जो इन्फ्लुएंस करता है और आगे भी करेगा। अच्छा, आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहेंगे, लाइक बॉलीवुड में, राजस्थानी, या नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ रीजनल सिनेमा को बढ़ावा दिया जाए, और आप देखोगे जो अब हिंदुस्तान की बात करें तो आप मलयालम सिनेमा हो गया, तेलुगु, तमिल, पंजाबी इंडस्ट्री है, इवन भोजपुरी लैंग्वेज की अपनी एक इंडस्ट्री है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन्फ्लुएंस करती है कि राजस्थान के अंदर इतना बड़ा रीजनल सिनेमा नहीं है, कि एक मास लेवल का सिनेमा नहीं है जो इन्फ्लुएंस करे लोगों को। तो ये बाकायदा होना चाहिए, और इसके लिए मैं हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे राजस्थानी सिनेमा को देखने के लिए, और अपनी अपनी लैंग्वेज में हम इस तरह की चीज़ें बनाने का सोच रहे हैं। अच्छा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बॉलीवुड और राजस्थानी? राजस्थानी अभी बन रहा है, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो एक चूज करना हो? चूज आई थिंक अभी राजस्थान में आप ऐसी देखोगे कितनी सारी फिल्में हैं जो बॉलीवुड वालों ने बनाई है, और जैसे आप रुदाली फिल्म देखोगे, या ऐसे खूब सारी फिल्में हैं जो राजस्थान, पद्मावत कोयल देख लो, वैसे स्टोरी देखी जाए तो अब बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर ने उन्होंने फिल्म बनाई है। तो राजस्थान भी एक तरह से अभी देखा जाए तो बॉलीवुड के हिस्से में ये हम लोग, बस हमारी जो लैंग्वेज है उतनी उसकी ज़्यादा इतनी है नहीं, प्रायोरिटी है नहीं, तो अपने लिए तो दोनों ही सही ना, यानी कि दोनों चूज करते हैं, एक नहीं चूज कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, बॉलीवुड कभी चांस मिलता है मूवी में, कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है? बॉलीवुड के अंदर तो सीधा क्वेश्चन, कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं अगर इन फ्यूचर में कभी किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहूँ तो
आई थिंक दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, रीजन? शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, और उनका जो काम करने का तरीका है, और जैसे उनके जो अब लास्ट जैसे वर्क की बात करें तो उनका जैसे बाजीराव मस्तानी है या फिर पद्मावत है या उनकी चॉइसेस है, वो काफ़ी इंस्पायर करती है मुझे उनके साथ काम करने को लेकर। दीपिका पादुकोण। जी जी जी, दीपिका जी सुन रहे हो तो देख लेना। ओके, उम्मीद करते हैं कि दीपिका जी सुने और आपको जल्दी चांस मिले। क्या पता यहीं से दीपिका जी देख लेंगे, आ जाओ। अच्छा, फेवरेट एक्टर बता दीजिए। मुझे फेवरेट एक्टर की बात करूं तो मुझे अल पचिनो बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। वो बाकायदा इंग्लिश फिल्मों में काम करते हैं। उनकी मुझे बहुत सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। अल पचिनो जैसे उनकी फिल्म है गॉडफादर, स्कारफेस और हीट वगैरह, बहुत सारी ऐसी फिल्में उनकी अच्छी लगती हैं। उसके अलावा मैं अगर हिंदी सिनेमा की बात करूं तो मुझे फोटोग्राफ करके एक फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने शायद देखी हो। नॉट रियली। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मुझे अब्बास कियारोस्तामी जो कि ईरानियन सिनेमा है उनका, और माजिद माजिदी है, और उनका भी अच्छा सिनेमा है जिनके, तो इस तरह की खूब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, किस एक्टर की जर्नी आपको इंस्पायर करती है? क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी का आपने बात बोली है, वो आपके फेवरेट एक्टर है या आप जस्ट मूवी की बात कर रहे हैं? मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। मुझे अगर बॉलीवुड के अंदर अगर एक्टरों की बात की जाए तो मुझे ऐसे जर्नी देखा जाए तो सबकी एक अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन ऐसे ना एक्टर और उनके काम को देखा जाए तो मुझे रणवीर सिंह का काम अच्छा लगता है। रणवीर सिंह जी, वो सच में उनका इंस्पायरिंग काम है। उनकी चॉइसेस और उनके काम करने का तरीका, उनके कैरेक्टर जो जिस तरह के वो कैरेक्टर उनकी मूवीज़ में करते हैं, बाकायदा इसे काबिल तारीफ़ है। तो आई थिंक मैं कह सकता हूँ रणवीर और दीपिका ना। कपल चूज कर लिया। कपल चूज कर लिया ना, कमाल है। रणवीर सिंह नाराज हो गए तो हो सकता है यार, नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्रश तो है तो है। ओके, ठीक है। आपने बता दिया कि हाँ, ये एक्ट्रेसेस आपके एक्टर्स फेवरेट है, ये आपको इंस्पायर करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब एक्टर्स को रोल दिया जाता है तो वो कैरेक्टर अडाप्ट करने के लिए बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें करते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ, कुछ अजीब किया कि ये कैरेक्टर नहीं पकड़ा? मूवीज़ देखी हो? नहीं, बिल्कुल। रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले किसी मूवी का ऐसे ऑडिशन दिया था, और उसमें बाकायदा वो बहुत ही जैसे टफ कैरेक्टर था, और उसकी जो कैरेक्टर बताएंगे? नहीं, थोड़ा सा फिल्म वालों का ऐसा बोलेंगे कि नहीं, क्या ऐसा बता नहीं सकते हैं। वो ऐसे होते हैं, जब आप किसी के ऑडिशन भी देते हो तो आपके साथ एग्रीमेंट होता है, यू डोंट डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनी। अच्छा, मुश्किल क्या था उसमें? मुश्किल ये था कि जो कैरेक्टर था उसमें आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय नेगेटिव इमोशन इन, मतलब आपके सामने ऐसा बहुत खतरनाक सिचुएशन है, जस्ट यू हैव टू डू रिग्रेट, सारे कुछ ऐसे इमोशन डालने हैं और आपको बोलना कुछ नहीं है, जस्ट एक्ट। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि आप ऐसे इमोशन निकाल नहीं सकते। आपको मैं बोल दूँ कि आप रो लो या आप हंस लो, लेकिन विदाउट आपके दिमाग में कोई इमेजेस की वजह से आप कोई इमोशन क्रिएट नहीं कर सकते, जो एक डिमांड होती है किसी कैरेक्टर की। और कैरेक्टर की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वो उसकी सारी घटनाओं से जुड़ा हुआ आता है। अगर आप मूवी देखोगे और जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर वो कैरेक्टर कुछ उस तरह का नहीं कर रहा है तो आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे, आप वो जो है महसूस नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपका फेवरेट सेगमेंट क्या है 21 मूवी में? सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी कि ये सीन बड़ा अच्छा है? आई थिंक चिट्ठियों वाला। और उस मूवी में खूब सारी और भी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, हम खुलासा करवाएंगे आज आपसे। और मूवी के अंदर सबसे अच्छी बात होती है अरुण खेत्रपाल जी का सेक्रीफाइस, कि उनको जब ऑर्डर्स मिले थे कि आप वापस लौट जाओ, और उसके बावजूद भी उन्होंने चॉइस रखी कि एज एन अ सोल्जर आई हैव टू डू माई ड्यूटी नो मैटर व्हाट। तो वो अच्छी लगती है। और उसके अलावा जो मूवी के अंदर दूसरी अच्छी चीज़ ये लगती है, जो इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो दिखाया जाता है कि दे आर सेपरेटेड और एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा है नहीं। उसमें आप एज एन सोल्जर की जर्नी देखते हो, एज एन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर देखते हो, और आप एक हिंदुस्तानी सोल्जर का पर्सपेक्टिव देखते हो। तो ये अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं जो नैरेटिव बना दिया जाता है मूवीज में, पाकिस्तान एंड इंडिया दुश्मन, वो नहीं दिखाया गया, लेकिन एक इंडिविजुअल जो सोल्जर की क्या, वो ज़्यादा फोकस किया गया है फिल्म पे। ओके, ठीक है, सारी बातें हमने आपसे कर ही ली है। थोड़ी सी वैसे कैजुअल बातें भी करेंगे, और ज़्यादा क्या
बताइए कुछ अपने बारे में जो आप शेयर करना चाहते हो। मेरे बारे में तो मैं ऐसा क्या ही शेयर करूँगा, बस मैं अगर कोई मुझे देख रहा है और मुझे सुन रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई काम कर रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, फेल हो रहे हो। अगर आपको लग रहा है आप उसको 5 दिन करो, 10 दिन करो, आपको नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, आप नया काम ढूंढो। अगर उसमें आपको महीना भर आपका मन लगा फिर नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा कोई आपको अपना काम ढूंढ लोगे जो आपको यकीनन आप करना चाहते हो। और दूसरी बात ये है कि हमें खुद को ढूंढना चाहिए कि हमें क्या करना है, ना कि हमें कोई आके बता दे कि भाई तेरे अंदर मुझे ये क्वालिटी लग रही है, तू ये कर ले। फिर दूसरा आदमी आगे बोलेगा नहीं नहीं भाई तेरे अंदर तो ये कमाल की बात है। जब तू बोलता है ना, ऐसा कुछ बोलता है कि ये कर ले, सो आफ्टर ऑल यू हैव टू लिसन योरसेल्फ कि आपको क्या चाहिए, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो। ये आपकी एडवाइस है जो भी लाइक यंगस्टर्स ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है लाइफ में। और मुझे लगता है कि यही है कि अपनी लाइफ में तो अपन खुद को ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर कोई पापा बता रहे हैं या फिर भाई बता रहा है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, दैट्स टोटली रॉन्ग विद द यूथ। कि आपको बताने वाले लोग हैं, फिर आप अपना खुद का कहाँ गया, आपकी चॉइसेस कहाँ गई, आपकी फ्रीडम कहाँ गई, लिबर्टी कहाँ गई। सो ये सारी चीज़ें कब आएगी, जब आप खुद चैलेंज करोगे, जो कि आपने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। फैमिली ने गवर्नमेंट जॉब का बोला लेकिन एक्टिव में आ गए हैं, एक्टिंग करियर में। अच्छा, बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो अभी एक मुद्दा बड़ा गर्म चल रहा था कि आउटसाइडर्स को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ आपको लगा, कभी फील हुआ? नहीं, देखो आउटसाइडर के साथ सबसे बड़ी जैसे दिक्कत आती है ये होती है कि अब मान लो कोई एक वेल एस्टेब्लिश एक्टर है तो उसके पास पहले से एक जर्नी है, उसका खुद का एक ओवर द टाइम पीरियड है, उसका सर्कल वहाँ पे है, इंडस्ट्री में लोग हैं। आउटसाइडर के सामने चैलेंजेस ये रहते हैं कि वो इतना अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में, अवेयर नहीं है और उसके लिंक्स नहीं है। लिंक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आपको कुछ जो काम आता है एज एन एक्टर, आप अगर अच्छे परफॉर्मर हो तो बाकायदा आपको काम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रीट किया जाएगा कहीं। लेकिन स्टार्टिंग में हर एक इंडिविजुअल को एक फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है ओवर द टाइम पीरियड, 5 साल 7 साल मे बी साल 2 साल, क्योंकि जब तक काम नहीं मिलेगा, काम लोगों के बीच नहीं आएगा, आपको प्रेज नहीं किया जाएगा, आपको एज एन नॉर्मल पर्सन ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एंट्री सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो तो बिहेवियर में आपको नहीं लगा कभी कि अच्छा बिहेवियर या ऐसा कुछ डिफरेंस? बिहेवियर के तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होना चाहिए, बुरा होगा नहीं तो मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ। लगा आपको कि बिहेवियर अच्छा नहीं है या अच्छा था? नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग अच्छे थे, कोई उनका ऐसा कोई मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं है। सभी लोग अच्छे हैं, इवन सब। मैंने कहा ना, अगर आप एक बार सेट पर हो उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, सच में ये मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी बात है कि वो अप्रिशिएट करते हैं। जब तक आप एक बार अगर उनके अंडर में आ गया, आपने उनको काम में जुड़ गए हो तो बाकायदा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंटिल द प्रोजेक्ट एंड्स। बस वो एक एंट्री मुश्किल है आपके अकॉर्डिंग। हाँ, बस वही अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, वो नहीं होती है बिल्कुल जो आउटसाइडर्स होते हैं। अच्छा, आगे अगर आप कोई बॉलीवुड मूवी करते हैं, कौन आपके फेवरेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले तो बता दीजिए, उसके बाद हम जॉनर की बात करेंगे। मुझे संजय लीला भंसाली जैसे बहुत अच्छे डायरेक्टर लगते हैं, और उसके अलावा राजकुमार हिरानी हैं। उसके अलावा जो प्रियदर्शन है, जैसे प्रियदर्शन की मुझे कई फिल्में अच्छी लगती हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा है। इस तरह के जो और भी यंगस्टर डायरेक्टर हैं जो उनका भी काम अच्छा लगता है। सो एज एन एक्टर मेरे हाथ में चॉइस ऐसे रहती नहीं है कि मैं किसके साथ काम करूं, बट चॉइस नहीं, हम आपकी ऑफ कोर्स वो तो अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको चॉइस मिले तो कौन मतलब क्या प्रेफर करेंगे आप? यही है जो यंगस्टर डायरेक्टर है, जिनके जो जो न्यू कंसेप्ट के साथ जो डायरेक्टर आ रहे हैं। जैसे मान लो जैसे उरी के जो डायरेक्टर हैं, उरी के, हाँ, आदित्य धर, राइट, आदित्य धर है। और उनका जैसे आप काम देखोगे तो यकीनन वो अच्छा काम है। और उसके अलावा यही सारे लोग जो जैसे मान लो लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स जो नहीं, इरफान खान की जो मूवी, हाँ, इरफान खान की मूवी है, उस तरह का जो सिनेमा बनाते हैं लोग, तो यही सारे। अच्छा, जॉनर कौन सा रहेगा, किस जॉनर में काम करना चाहेंगे?
जैसे मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ तो आई थिंक काउबॉय टाइप कोई फिल्म बनाए वेस्टर्न जॉनर की, सो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर मी बिकॉज हमारा जो इलाका है और उस तरह की मुझे फिल्में अच्छी लगती है। जैसे आपने सुना हो शायद वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड एंड वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट आई थिंक, हाँ, जो फिल्म है जिसमें काउबॉय के जो कैरेक्टर को दर्शाया गया है वैसी अपॉर्चुनिटी है हमारे इलाके में। और इसके अलावा मुझे जो फिल्में जिसमें कैरेक्टर को ऐसे इंट्रोवर्ट जो कैरेक्टर होते हैं मोस्टली इंट्रोवर्ट प्ले करना चाहेंगे आप? हाँ, इस तरह का कुछ। Let's see. अच्छा, कभी लव एंगल या कोई लव स्टोरी में उसमें इंटरेस्टेड है? लव स्टोरी में ऑफ कोर्स यार, लव स्टोरी में क्यों नहीं इंटरेस्ट होंगे, बकायदा। अच्छा, फेवरेट कोई लव स्टोरी मूवी कौन सी है आपकी? मुझे एक एमिली करके फिल्म बहुत पसंद है वो, बट उसमें लव एंगल नहीं है एमिली में ना। वो एक इंडिविजुअल पर्सन का है, जैसे मैंने बताया भी। मुझे ऐसी लव स्टोरी के मामले में बात करें तो रॉकस्टार सबकी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट रॉकस्टार। ओके, कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे? अगर रॉकस्टार का नहीं तो कोई भी अपनी फेवरेट हिंदी फिल्म का डायलॉग एक सुना दीजिए हमको। वैसे अगर मुझे फेवरेट की बात करूं तो मुझे ऐसे बाजीराव मस्तानी बहुत अच्छी फिल्म लगती है। और उस फिल्म में अगर मैं जब बाजीराव जब एंट्री लेते हैं तो वो किस तरह बोलते हैं वो मुझे थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है बोलते टाइम। कंटिन्यू। तो उस मूवी में जब आपने शायद सीन देखा होगा, जब मैंने फिल्म देखी है, देखिए जब बाजीराव एंट्री लेते हैं तो उनका जो कन्वर्जेशन है वो किस तरह का है, सही वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा आप कहो तो मैं सुनाऊं क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले कन्वर्जेशन ऐसे शुरू होता है कि जो छत्रपति हैं वो बोलते हैं कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है नए पेशवा का चुनाव। कोई है जो स्वयं इस जिम्मेवारी को लेना चाहे? तो पंत प्रतिनिधि होते वो खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े शान की बात है छत्रपति। तब अपोजिशन में एक और व्यक्ति बोलता है कि इस दरबार में इस वक्त सिर्फ एक ही पगड़ी है जो पेशवा पगड़ी का मान रख सकता है। फिर ऐसे बाजीराव आते हैं, वो बोलते हैं प्लीज प्लीज वही सुनना है हमें। फिर बाजीराव आते हैं और बोलते हैं कि मैं बाजीराव बल्लाड़ स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र अपने को पेशवा पद के लिए योग्य मानता हूँ और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। छत्रपति बोलते हैं कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं पंत प्रतिनिधि करेंगे। पंत प्रतिनिधि बोलते हैं वो मयूर पंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है उसमें तलवार से नहीं तीर से 2 हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ देनी होगी। फिर बाजीराव ऐसे तीर चलाते हैं और फिर देखते हैं कि तीर निशाने पे लगा, लेकिन जो मयूर पंख है वो अभी भी ऐसे टेढ़ा पड़ा है। तो वो बोलते हैं कि महाराज शर्त थी मयूर पंख को 2 हिस्सों में तोड़ने की, मगर पूरा दरबार जानता है मयूर पंख अब भी वैसा का वैसा है, मगर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। ये था मेरे शस्त्र का परिचय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की, वो मयूर पंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली। जड़ पर वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ गिर जाता है। तो कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। इस तरह का वो मुझे सीन है जो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली हम कहेंगे हिस्ट्री, वो आपको ज्यादा हिस्ट्री, वॉर, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर, एक्शन। एक डायलॉग और सुनना चाहूंगी मैं बाजीराव मस्तानी का, बड़ा अच्छा आपने बोला तो मेरा मन है कि एक डायलॉग आप और सुना दे। वो जो अगर मैं भूल रही हूँ क्योंकि मुझे डायलॉग याद नहीं है, जिसमें वो एक निशाना लगाते हैं, कहते हैं चीते की नजर या ऐसा कुछ डायलॉग है आई थिंक। अगर आप वो सुना दें, आप देख सकते हैं अगर आप। हाँ, यू कैन टेक हेल्प। चीते की चाल बाज की नजर थोड़ा सा की तलवार पर संदेह नहीं। चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते हैं। तो ये है हमारे रणवीर सिंह का डायलॉग जो मैं बोल रहा हूँ। सॉरी संजय लीला, अंसाली जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बोला।
चलिए सीरीज को, मेरा मन नहीं कर रहा है कि डायलॉग्स की सीरीज को हम बंद करें, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है डायलॉग सुन के, फ्री में अच्छा मस्त एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा। ऑफ कोर्स आपको भी मजा आ रहा होगा। ऑफ कोर्स। कोई और डायलॉग, कोई रोमांटिक सीन का किसी भी फिल्म का? ऐसे अभी ऐसे करंटली दिमाग में तो आई थिंक क्या ही कहूँ ना। वो सजेस्ट कर रहे हैं आपके दोस्त कुछ? रामलीला रामलीला का भी सुना। आप अपना फेवरेट कोई भी डायलॉग सुना सकते हैं। इट शुड बी लाइक अबे थोड़ी टेंशन पछतने थोड़ा सा आप लाइक वो थोड़ा जो डिमांड है इसकी थोड़ा सा उसमें होना चाहिए उस जॉनर में कि वो अपनी जो भी फीमेल लीड है उससे बात कर रहे हो। उसमें एक ऐसा डायलॉग आता है किंजल, जिसमें वो बोलते हैं, रणवीर सिंह बोलते हैं कि किंजल बेबी आऊँ छो अभी थोड़ी टेंशन पचे तने फुल अटेंशन। सो इट कुड बी फनी, यू नो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आप एज एन सिनेमा लवर आपको थोड़ी सी चीज़ें विजुलाइज करते हो, याद हो जाती है सारी चीज़ें। तो यही है, छोटा आ रहे इस घर में कि दुश्मन की क्या ज़रूरत, सुबह तक किंजल दोपहर तक सिंजल रात तक होते होते सज्जल। सो इस तरह की जो काइंड ऑफ डिलीवरी है जो सिनेमा के अंदर, वो अपने भाई को किस तरह से बुरा बोल रहा है कि देखो इस आदमी में कोई लखन नहीं है, कहाँ पर रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है। सो वही है। तो ऐसे खूब सारे डायलॉग्स अगर सुनाने लग जाएंगे तो आई थिंक रात हो जाएगी। चलिए एंड में तो एक और डायलॉग एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन चलिए अभी इस कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक्टिंग की जब आपने थिएटर से शुरुआत की थी तो एक एक्टर डांस वगैरह में भी बड़ा एंगेज्ड होता है कि ऐसा बोला जाता है कि एक्टर है तो डांस भी होता है। आपने सीखा कभी डांस वगैरह? इतनी मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे डांस करने की, बट मुझे इतना ऐसे शौक नहीं रहा कि हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे डांस में, हालांकि मेरा स्पोर्ट्स को लेकर ऐसे, मैं रनिंग को लेकर, बॉक्सिंग को लेकर, ऐसे फुटबॉल को लेकर ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड रहता था। तो ऐसे मैंने डांस हो गया इतना कभी जैसे ट्राई नहीं किया। फ्यूचर में कभी सीखेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, ज़रूरी है, बॉडी मूवमेंट को परफेक्ट करती है ये सारी चीज़ें, तो ये नेसेसरी है आई थिंक। तो अब मैं आई होप ट्राई करूँ इन फ्यूचर। ओके, खाना वाना बनाते हैं, कुकिंग वगैरह का शौक है आपको? हाँ, मुझे ऐसे खाना बनाना आता है, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। और चलिए ये आपकी क्वालिफिकेशन में ऐड हो रहा है अगर कोई देख रही होंगी तो ऑफ कोर्स अच्छा खाना है। क्या बना लेते हैं अच्छा? मुझे वैसे दोनों चीज़ बनाने आते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों अच्छे बनाता हूँ मैं। फेवरेट डिश जो अच्छी बनाते हैं? मुझे ऐसे अगर वेज की बात करूँ तो मुझे ऐसे भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाने आती है सच में ना? और नॉन वेज तो मटन वगैरह आई थिंक। ओके, भिंडी अच्छी बना लेते हैं, नॉन वेज अच्छा बना लेते हैं। फास्ट फूड वगैरह खाने का शौक रखते हैं? नहीं, मैं ऐसे इतना ज़्यादा नहीं खाता फास्ट फूड। बिकॉज ऑफ द डाइट रीजंस? ज़रूरत पड़ी है डाइट करने की? नहीं, मैं ऐसे इतना कभी ज़रूरत नहीं रही मुझे ऐसे। बाकी मैं फिजिकल एक्टिविटी करता रहता हूँ। फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जिम एंड ऑल? हाँ, जिम वगैरह ही। तो ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते? कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन इतनी मुझे नहीं लगता नेसेसरी है, क्योंकि वो और भी कुछ खाने का है तो क्यों फास्ट फूड खाएं। क्योंकि बाहर रहे हो आप, स्टूडेंट लाइफ आपने देखी है, तो जब इंसान बाहर होता है स्टूडेंट लाइफ में होता है, इवन लड़कियां भी, तो वो बाहर का खाना बड़ा खाते हैं। जी। तो आप नहीं खाते ऐसा कुछ? खाना बना के ही खाते हैं? मैं जैसे मुंबई में रहता हूँ तो मैं खुद अपने लिए खाना बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। और मुझे जो अपना टेस्ट है जो इतना बॉम्बे में मैंने आपको बताया कि है नहीं, तो मुझे खुद का खाना बनाना अच्छा लगता है। इवन मैड भी आती है तो मैं अवॉइड करता हूँ उनका खाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फास्ट फूड वगैरह वैसे भी आना हेल्दी चीज़ है, चीज़ें, उससे फैट वेट बढ़ जाता है, मोटापा वगैरह, तो क्यों ही खाएं। और हमारे तो वेस्टर्न राजस्थान में देखोगे तो आप लोग काफ़ी हेल्दी मिलेंगे ना? नो, हाँ, आई थिंक वेस्टर्न राजस्थान वाले तो बड़े मिर्ची मसाला खाते हैं, जितना मैं यहाँ पे रह के, क्योंकि हमारा स्टाफ है बाड़मेर से काफ़ी है तो। जी। तो हमारे उधर तीखा खाना ही खाया शुरू से, आई थिंक रहा है तीखा खाना वगैरह ये। सो जो जोग्राफिकल लोकेशन है इसकी वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि एक बार मैं कश्मीर गया था तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोग हैं जो वो बहुत तीखा खाना खाते हैं। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसे हिली, वहाँ पे भी ठंड वगैरह ज़्यादा रहती है, इधर भी रहती है, तो इस वजह से हो सकता है। पता नहीं क्या रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। या ऐसा कहें तो रूरल जो भी एरिया है वहाँ पर तीखा खाना लोग खाते हैं,
शहरों में रूरल एरियाज में, और शहरों में मसाला कम पसंद किया जाता है। मसाला डालते लेकिन तीखा वगैरह नहीं होता इतना। अच्छा, आप अब एक्टर बन गए हैं तो डाइट में चेंज आया, बॉयल खाना, एकदम सिंपल खाना शुरू किया? अब मैं एक्चुअली मुंबई था तो मैंने ये सारी चीज़ें अवॉइड की। क्योंकि एक्टर्स बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा खाना खाते हैं, लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड ऑल। इस तरह की चीज़ें मैं इतना देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ ठीक है, मैं अवेयर हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सब सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स आपको हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एज एन एक्टर मेरे लिए सारी चीज़ें यही है, बॉडी वगैरह जो भी। तो ओके, चलिए फ्यूचर में कभी बॉलीवुड में जाते हैं तो राजस्थान में ही सेटल होंगे या मुंबई जाके बस जाएंगे? अब दैट डिपेंड्स। आई होप राजस्थान में ही रहे, क्यों मुंबई में रहे। राजस्थान ही प्रेफर करेंगे जी। अच्छा, चलिए अब कुछ एक दो क्वेश्चन के बाद इस पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करेंगे। बहुत सारी बातें हमने की। थोड़ा सा 21 मूवी के बारे में बता दीजिए, और कुछ अगर आप ऑडियंस से कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी पहली फिल्म है और इससे मैंने अपनी जर्नी शुरू की है। आप जब भी अपने आसपास के थिएटर में जाके देखिए, और ये एक छोटी सी जर्नी है मेरी, और आई होप कि आपको इंस्पायर करें। आप भी अपने काम को उसी तरह करिए और उसके रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए। और मेरा काम है, आप देखिए, अच्छा लगेगा। आई होप फिल्म बहुत अच्छी बनाई है सर ने, श्री राम सर ने, और मज़े लेना उसके, और फिर मुझे टेक्स्ट करना। अच्छा, टैग करेंगे, स्टोरी मेंशन करेंगे तो मेंशन बैक देंगे? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं देंगे। दे भी रहे हैं आप अभी इंस्टाग्राम? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे, जिन्होंने जो भी स्टोरी वगैरह पे, मैं ट्राई कर रहा हूँ सभी को रिस्पॉन्ड करूँ टाइम पर। सो थैंक यू गाइस। अच्छा, खटक के बारे में क्या कहेंगे? ओह वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर ऑल आप मेरे बारे में कम से कम इस चीज़ के बारे में पूछा चीज़ें। अशोक भाई ने जो अपने रूरल मीडिया है उसको बढ़ाने के लिए जो काम किया, वो सच में एक प्रेज लायक है। कि आप जैसे हमारे बाड़मेर क्षेत्र में आप देखो कि पहले इतना मीडिया का था नहीं, लेकिन इनके आने के बाद कई सारे और भी जो यूथ हैं वो इंस्पायर हुए इनसे, और आज ज़माने के साथ वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नए लोग, जो युवा लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अपने लोगों को ऐसे सपोर्ट करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये हेल्प मिलती है। और मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे यहाँ बुलाया, और इसके अलावा आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच महिपाल जी, आप आए, आपने अपना समय दिया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, और उम्मीद करेंगे कि आप आते रहेंगे और हमसे बातचीत करते रहेंगे। आई होप, बिल्कुल सुशीला जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि किसी दिन और मिलेंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, आज हमने आपको कहानी सुनाई एक लड़की की जो कि बाड़मेर के चौहटन से निकला, एक छोटे से गांव से निकला, जयपुर आया, पढ़ाई के लिए आए, उसके बाद एक्टिंग करियर में थिएटर से शुरुआत की, और अब फाइनली बॉलीवुड में इन्होंने अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली। और आज हमारे पास आई भी, हमसे इन्होंने बातचीत भी की, अपनी स्टोरी, जर्नी सब बताई। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी आपको भी इंस्पायर करेगी और हर एक उस लड़के को इंस्पायर करेगी जो कि बड़े बड़े सपने देखता है। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई कहानी के साथ, एक और नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।